आज हमारी कैपिटल गेन की क्लास 2। लास्ट क्लास हमने बहुत फाकी मारी, सिर्फ 2.25 घंटे 2.5 घंटे की क्लास ली, उसका नतीजा आज भोगना पड़ेगा। आज हम लोग कम से कम 3 घंटे की क्लास लेंगे। एक्सपेक्टेड है 7 से 10 में सब हो जाएगा, लेकिन फिर भी टाइम तो लगेगी। एक बार लास्ट क्लास का फटाफट रीकैप करते हुए तुम्हें लेके आऊं और फिर अपने आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया कि H plus HN45 कैपिटल गेन मींस गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। यहां पे कैपिटल एसेट मींस दुनिया की सारी चीजें, ऑल एसेट, भले वो बिजनेस यूज में आती हो या पर्सनल यूज में आती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया की सारी एसेट्स। इसमें 2 आइटम आप और जोड़ लो। पहला आइटम क्या? फिनांस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिनका शेयर मार्केट में, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट है, उसमें कोई डिबेट नहीं है कि वो पीजीबीपी है कि कैपिटल एसेट है, वो कैपिटल एसेट ही है। एक पॉइंट आज और अपने कवर करेंगे डिटेल में कि यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, वो भी आपकी कैपिटल एसेट मानी जाएगी यदि आपका उसमें इन्वेस्टमेंट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1 साल का प्रीमियम 2,50,000 से ज्यादा हो जाए तो। और कैपिटल एसेट में ये सब चीजें नहीं आती। स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट, रूरल एग्रोलैंड, गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, स्पेशल बेयरर बॉन्ड एंड सर्टिफिकेट अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम। पर्सनल इफेक्ट में 2 चीजें एक्सक्लूडेड है, यानी ये 2 चीजें पर्सनल इफेक्ट होने के बावजूद भी कैपिटल एसेट मानी जाती है। वन इज ज्वेलरी और दूसरा आर्टिस्टिक वर्क। ज्वेलरी मीन्स एनीथिंग मेड ऑफ प्रीसियस मेटल, लेकिन ज्वेलरी में स्टैच्यू ऑफ दैटीज हेल्ड फॉर पूजा वर्शिप, ये ज्वेलरी में नहीं आते। आइटम्स हेल्ड फॉर पूजा वर्शिप, ये सब ज्वेलरी में नहीं आते। फिर हम लोग शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में चले गए। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मतलब नहीं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मतलब शेयर्स एंड सिक्योरिटीज की बात करें तो सारे लिस्टेड सिक्योरिटीज, सारे लिस्टेड शेयर्स, सारे लिस्टेड डिवेंचर्स, इन सब के लिए 12 महीने की टाइम लिमिट है। 0 कूपन बॉन्ड के लिए 12 महीने की टाइम लिमिट है। यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 12 महीने की टाइम लिमिट है। लेकिन अनलिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए 36 मंथ्स की टाइम लिमिट है और अनलिस्टेड शेयर्स के लिए 24 महीने की टाइम लिमिट है। रियल एस्टेट के जो आइटम उनके लिए 24 महीने की टाइम लिमिट है। रेस्ट सारे एसेट्स लिए 36 मंथ्स की टाइम लिमिट है। पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट करते समय द डे ऑफ ट्रांसफर शैल बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, और इसमें हमने कुछ खास नहीं किया। फिर हम लोग आ गए कैपिटल गेन में कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को बेचेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स में सिर्फ एक ही अपवाद है कि यदि आप डेप्रिसिएबल एसेट बेचते हैं तो भले ही वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो, लेकिन उसको बेचने से हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही आएगा। दैट इज द ओनली वेरिएशन कि लॉन्ग टर्म एसेट को बेचा लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया। उसके बाद हमने किया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जनरली 20% टैक्स लगता है अंडर सेक्शन 112, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे नॉर्मली स्लैब रेट या नॉर्मल रेट से टैक्स लगता है। लेकिन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के ट्रांजेक्शन है जिसपे एसटीटी पेड है, तो ऐसे शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के ट्रांजेक्शन पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगेगा एट द रेट 10% आफ्टर 1 लाख डिस्काउंट, मतलब 1 लाख इनकम को छोड़ के बाद बाकी पे 10%, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% टैक्स लगेगा। उसके बाद हमने किया कि कंप्यूटेशन करेंगे। फॉर्मेट आपको बताया 1401 के पहले की प्रॉपर्टी है तो सीओए शैल बी हायर ऑफ द 2 एक्चुअल सीओए ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, और एनी इंप्रूवमेंट एक्सपेंडिचर बिफोर 1401 शैल बी इग्नोर्ड। गिफ्ट का फिर मैंने आपको एग्जांपल बताया कि गिफ्ट के केस में नॉर्मली कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर इज ट्रीटेड एज कॉस्ट टू करंट ओनर, लेकिन यदि गिफ्ट डोनी का हाथ में टैक्सेबल हो गया है अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10, तो फिर जितना डोनी के हाथ में टैक्सेबल हो गया उतना उसका सीओए मान लिया जाएगा।
और यदि डोनी के हाथ में वो डीम्ड गिफ्ट माना गया तो डीम्ड गिफ्ट मानने के कारण जितना अमाउंट डीम्ड गिफ्ट माना गया वो सीओए में ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमने ये समझा गिफ्ट में कि गिफ्ट में यदि सेक्शन 49(1) एप्लीकेबल है, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर लिया जा रहा है, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट ओनली व्हेन द करंट ओनर एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी, सॉरी पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट ओनली व्हेन द प्रीवियस ओनर एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी। इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा व्हेन द करंट ओनर एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी। लेकिन यदि 56(2)(10) में गिफ्ट टैक्स हो चुका है तो फिर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता। जब से आपके पास आया है तभी से आपको इंडेक्सेशन मिलेगा, तभी से पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंटिंग। उसके बाद हमने गिफ्ट के बाद हमने किया कि इंश्योरेंस क्लेम। तो 4 तरह के इंश्योरेंस क्लेम टैक्सेबल हो जाते हैं, बात ही टैक्सेबल नहीं होते। ये 4 तरह के एक्सीडेंट पे, फायर, रायट, सिविल नेचुरल कैलामिटी एंड एक्सीडेंटल फायर। तो इन 4 केस में कैपिटल गेन कंप्यूट करते समय बस 2 बातें खास ध्यान रखनी है कि इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर व्हेन द कॉम्पेंसेशन इज रिसीव्ड, लेकिन सेल कंसिडरेशन माना जाएगा जितना कॉम्पेंसेशन अवार्ड हुआ है, और इंडेक्सेशन लगाते समय ऊपर आएगा ईयर ऑफ एक्सीडेंट। इंडेक्सेशन लगाते समय ऊपर आएगा ईयर ऑफ एक्सीडेंट। इन 4 को छोड़ के और कोई एक्सीडेंट हुआ या और कोई मिसहैप हुआ और आपको कैपिटल इंश्योरेंस क्लेम मिला तो दैट इज नॉन टैक्सेबल। फिर हमने किया कि कंपलसरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट में कैसे करेंगे। तो कंपलसरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट में जिस ईयर में आपको पहला कॉम्पेंसेशन मिला उस ईयर में वो टैक्सेबल होगा, लेकिन सेल कंसिडरेशन मानेंगे टोटल कॉम्पेंसेशन अवॉर्डेड। और इंडेक्सेशन लगाते समय ऊपर क्या लगाएंगे, ईयर ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन, नीचे आएगा ईयर ऑफ एक्विजिशन या ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। इसमें फिर हमने इनहेंस कॉम्पेंसेशन किया कि इनहेंस कॉम्पेंसेशन निकालते समय दिस विल बी टैक्सेबल इन द ईयर व्हेन द अमाउंट इज रिसीव्ड। जितना अमाउंट मिला उतना टैक्सेबल होगा, और कोई एक्सपेंडिचर इनकर टू रिकवर द इनहेंस कॉम्पेंसेशन तो वो एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर बोल के माइनस हो जाएगा, और ICOA ICOI विल बी निल और कैपिटल गेन नॉर्मल। इनहेंस कॉम्पेंसेशन के बाद यदि आपका कॉम्पेंसेशन, सपोज आपने कोर्ट में गए, हम लोग कॉम्पेंसेशन से डिससेटिस्फाइड, हम कोर्ट पे गए और कोर्ट ने उल्टा चलवा कर दिया, बोलता है कॉम्पेंसेशन तुमको ऑलरेडी ज्यादा मिल गया है, तुम्हारा कॉम्पेंसेशन हम रिड्यूस कर देते। हमने बोला सर हम आपके पास आए थे कि 50 लाख नहीं 70 लाख होना चाहिए, आप बोल रहे हो 50 लाख नहीं 45 लाख। तो आंसर इज कोर्ट कैन डू एनीथिंग। तो कोर्ट आपका कॉम्पेंसेशन रिड्यूस भी कर सकता है, और इन केस यदि कोर्ट ने आपका कॉम्पेंसेशन रिड्यूस कर दिया तो फिर यू विल बी सब्जेक्ट टू रीअसेसमेंट। आपकी फाइल फिर से ओपन होगी और वापस से रीअसेसमेंट होगा। नेक्स्ट फिर हमने किया कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन इनहेंस कॉम्पेंसेशन आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शंस ऑफ 50% टैक्सेबल एज आईफॉस, बहुत वाइटल है, ध्यान रखना। कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड में आपने किया कि जिस दिन कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हुआ उसी दिन ट्रांसफर माना जाएगा, लेकिन टैक्सेबल होगा इन द ईयर व्हेन द एक्चुअल सेल टुक प्लेस। और सेल कंसिडरेशन मानेंगे फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्सन, और इंडेक्सेशन लगाते समय लेंगे ऊपर ईयर ऑफ कन्वर्सन डिवाइडेड बाय ईयर ऑफ एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट। हाँ, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्सन में जो गैप है दैट विल बी टैक्सेबल एज PGBP, और आपकी बुक वैल्यू से यहां पे कोई लेना देना नहीं है। फिर आगे बढ़ते बढ़ते हमने किया और भी कुछ किया क्या, सब बहुत कुछ किया, ऐसी क्या बात है। तो जैसे यदि आपको कोई एडवांस मनी फॉरफिटेड हो, तो एडवांस मनी फॉरफिटेड यदि 1/4/14 के पहले का है तो वो सीओ से माइनस हो जाता है, और 1/4/14 के ऑनवर्ड्स है तो फिर वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। उसके बाद हमने किया कि यदि शेयर्स आपके डीमैट में है तो उनको बेचते समय कौन सा लॉट बिका उसके लिए फीफो टेक्निक अप्लाई करेंगे। उसके बाद हमने किया कि बोनस शेयर का सीओए क्या होगा। तो यदि बोनस शेयर 1401 के पहले का है तो उसका सीओए होगा फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1401, और बोनस शेयर 1401 के बाद या ऑनवर्ड्स का है तो उसका सीओए माना जाएगा निल। राइट शेयर का सीओए क्या माना जाएगा, तो जितने में आपने लिया, और राइट एंटाइटलमेंट का सीओए क्या माना जाएगा, तो निल माना जाएगा। फिर इसके ऊपर हमने ठीक ठाक सम भी किया। फिर हमने किया अरे फिर क्या किया बताओ फटाफट, बहुत सारे टॉपिक किए। चलो स्लम सेल में आते हैं। तो स्लम सेल में, हाँ, बोनस सेल में आपको कोई मन में दुविधा है?
14 भैया एडवांस मनी फॉरफिटेड के लिए है और बोनस शेयर के लिए 1401 है। उसको आप लॉजिक से पकड़िए कि बोनस शेयर के लिए लॉ में अलग से कोई प्रोविजन नहीं है, देयर इज नो प्रोविजन। और ये जो 1401 आया ना, ये कॉमन सेंस से आया है। कौन सा कॉमन सेंस? ये आपको एक थंब रूल पता है कि कोई भी एसेट 1401 के पहले की हो तो उसका कॉस्ट हमेशा माना जाता है एक्चुअल कॉस्ट और मार्केट वैल्यू एज ऑन 1401 विच एवरेज आया। अब यदि बोनस शेयर 1401 के पहले का है, लॉ साइलेंट है, लॉ साइलेंट है, तब भी ये थंब रूल तुम लगाएंगे, एक्चुअल कॉस्ट इज लड्डू और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1401 विच एवरेज हायर, तो हमेशा 1401 की वैल्यू हायर होगी। तो उस कॉमन सेंस से बोनस शेयर आ रहा है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। फिर हम लोग बात किए कहीं पे भी लॉ यदि आपको याद नहीं रह रहा है तो आप उसके पीछे लॉजिक ढूंढिए, जिंदगी में नहीं भूलेंगे। मैं पूरा लॉ ऐसे ही याद किया, और जहां पे लॉजिक नहीं रहती वहां पे डबाडोल हो जाते। नेक्स्ट फिर हमने किया कि स्लम सेल में क्या करना है। स्लम सेल इस साल पता नहीं क्यों ठीक ठाक मुझे टॉपिक लग रहा है, इस साल नहीं तो अगले साल तो पक्का आएगा। सर इस साल बताइए क्या आएगा? नहीं, इस साल या अगले साल पक्का आएगा स्लम सेल। इन दो टर्म्स में इसका बैठता है। व्हाट इज स्लम सेल? 30% प्रोबेबिलिटी इस टर्म की है, 70% प्रोबेबिलिटी अगले टर्म की है, तो सीख ही लेते ना। फिर स्लम सेल टॉपिक ये बोल रहा है कि व्हेन सेवरल एसेट्स सोल्ड टुगेदर फॉर अ सिंगल प्राइस एज अ बिजनेस यूनिट, तो उसको बोलेंगे स्लम सेल, और उसमें सेल कंसिडरेशन होगी वो सिंगल प्राइस, इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं लगेगा, लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, डिपेंड्स अपॉन द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द बिजनेस, एंड सीओए लेते समय हम लोग क्या क्या बिका उन सबको जोड़ेंगे। तो यदि नॉन डेप्रिसिबल एसेट बिका, नॉन डेप्रिसिबल फिक्स्ड एसेट बिका, तो ओरिजिनल कॉस्ट बुक वैल्यू नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी भी उसमें बिक गई तो उसकी बुक वैल्यू, और डेप्रिसिबल एसेट बिका तो उसकी नोशनल रिटन डाउन वैल्यू, यदि वो एसेट अपने आप में सेपरेट ब्लॉक होती तो। ठीक है, ये मोटा मोटी मैंने आपको बताया। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ गए अमालगमेशन के केस में। अमालगमेशन में यदि ओल्ड कंपनी के एसेट न्यू कंपनी के पास चली जाए तो एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर है। अमालगमेशन में यदि ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर को ओल्ड कंपनी के शेयर्स के बदले में न्यू कंपनी के शेयर मिले तो दिस इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर। लेकिन जब वो न्यू कंपनी के शेयर बेचेगा तो ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू कंपनी शेयर शैल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओल्ड कंपनी शेयर, राइट, एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग शैल बी काउंटेड व्हेन द ओल्ड कंपनी शेयर आर एक्वायर्ड। इंडेक्सेशन तो लगता ही नहीं, तो मददमारी करे नहीं। इंडेक्सेशन यदि लगने वाला हो तो जिस दिन आपने न्यू कंपनी के शेयर लिए वहां से इंडेक्सेशन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हमने किया कन्वर्शन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर। तो हमने बताया डिवेंचर का शेयर में कन्वर्ट हो या प्रेफरेंस शेयर का इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो, ये सारे कन्वर्सन एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर है। डिवेंचर का इक्विटी शेयर में या प्रेफरेंस शेयर का इक्विटी शेयर में, दीज कन्वर्सन्स आर एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर। लेकिन डिवेंचर यदि शेयर में कन्वर्ट हो और उसके बाद शेयर बेच दे तो शेयर का कॉस्ट क्या लेंगे? शेयर का कॉस्ट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ डिवेंचर, और पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट होगी जब से शेयर एक्वायर हुआ, और इंडेक्सेशन भी मिलेगा जब से शेयर एक्वायर हुआ, और डिवेंचर पे इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता। शेयर्स भी यदि एसटीटी रख के बिक रहा है तो उसमें भी कहां इंडेक्सेशन बेनिफिट लगेगा। तो ये सब करते करते हो सकता है एक आधे पॉइंट और कराए होंगे छोटे छोटे। सॉरी, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, बड़ा पॉइंट है। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में यदि कंपनी, ठीक ही पढ़ाया फिर तो 2.25 घंटे में, काफी कंटेंट था। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी करते समय कंपनी के हाथ में क्या ट्रीटमेंट होगा वो अलग है, और शेयर होल्डर के हाथ में क्या ट्रीटमेंट होगा वो अलग है। कंपनी के हाथ में यदि एसेट मेंबर के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर, और एसेट मार्केट में बेच के पैसे बांट दिए जाए तो जैसे ही आप एसेट मार्केट में बेचेंगे इट विल बी कंप्यूटेड एज यूजुअल, खत्म। कैपिटल गेन विल बी कंप्यूटेड एज यूजुअल। शेयर होल्डर के हाथ में भले ही एसेट डिस्ट्रीब्यूट हो मेंबर को या एसेट मार्केट में बेच के पैसे मेंबर को दिए जाए, दोनों ही केस में मेंबर के हाथ में इट विल बी टैक्सेबल। लेकिन मेंबर के हाथ में पहली प्रायोरिटी है 222C की, यानी जितना भी मेंबर को मिला वो टू द एक्सटेंट ऑफ रिजर्व ऑफ द कंपनी पहले डिविडेंड माना जाएगा, और रेस्ट ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट विल बी ट्रीटेड एज सेल कंसिडरेशन, रेस्ट एज यूजुअल। टू बी नोटेड, कंपनी एक बार लिक्विडेशन में चली गई तो उसके बाद की पीरियड ऑफ होल्डिंग कंपनी के शेयर की पीरियड ऑफ होल्डिंग में काउंटिंग में नहीं आती। कंपनी एक बार लिक्विडेशन में चली गई उसके बाद की पीरियड ऑफ होल्डिंग
शेयर के पीरियड ऑफ होल्डिंग की काउंटिंग में नहीं आती, आपके एग्जाम में नहीं पूछना चाहिए, लेकिन था तो बता दिया। अभी भी हमें बहुत बड़ी रामायण करनी है, बहुत कुछ करना है। आई होप हम लोग सब साथ में हैं। और एक बार मैं इन वर्चुअल वालों से पूछ लूं कि वॉइस, वॉल्यूम, विजुअलिटी तीनों सही हो तो एक बार लाइक तो आपने ऑलरेडी दबा दिया भाई, तो प्लीज एक बार ओके लिख के भेज देना, ठीक है। कल 50C वाला स्टैम्प ड्यूटी किया, वो बहुत ही ज्यादा वाइटल है, दैट नीड अ रिकैप। यदि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल होती है तो उस केस में सेल कंसिडरेशन शैल बी द एक्चुअल सेल कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू whichever is higher. However, this provision will not be applicable if the stamp duty value is within 110% of cost. If the stamp duty value is more than 110% of cost, then stamp duty value shall be considered as a whole. उसके बाद हमने इसमें किया कि कौन से दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडर होगी। तो इस रिगार्ड में ध्यान रखिएगा, यदि डेट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल के दिन, डेट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल के दिन यदि थोड़ा भी पैसा अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से दिया गया है तो फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट विल बी कंसिडर्ड। लेकिन यदि डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन एक पैसा भी अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या ईसीएस से नहीं मिला, कैश में मिला होगा, बियरर चेक से मिला होगा, वो हम लोग नहीं मानते। एक भी पैसा अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और ईसीएस से नहीं मिला तो फिर हम लोग सेल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे एज ऑन द डेट व्हेन सेल डीड इज मेड, सेल डीड इज मेड, रजिस्ट्री इज मेड। ये सब टॉपिक करते करते हमारी तो यार घंटी बज गई। आज हमें उससे भी ज्यादा कंटेंट करना है, तो बी रेडी फॉर 3 आवर्स सेशन। यहां से 3 आवर्स नहीं, यहां से 7 to 10 का सेशन हमें एक्सपेक्टेड। आज इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले यूलिप, आज इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं सारे महान डिडक्शंस, आज इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है फॉरेन एक्सचेंज एसेट, आज इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, आज इंपॉर्टेंट टॉपिक में बहुत लंबी सीरीज है। आज इंपॉर्टेंट टॉपिक में यूलिप तो बता ही दिया। आज इंपॉर्टेंट टॉपिक में होने वाले हैं सब हो गया लिक्विडेशन। तो मुझे लगता है चार्ट 1 में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो गए, ऑलमोस्ट पूरा हो गया, पूरा तो नहीं वाले, ऑलमोस्ट पूरा हो गया। तो छोटा मोटा टॉपिक होगा तो देख लीजिए, क्योंकि कुछ छूटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में आज इंस्टीट्यूट का स्टडी मेट भी पलटना है, वो बहुत वाइटल है। तो यदि कुछ छूट भी गया तो इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट पलटते समय सब कवर हो जाएगा। तो आज की क्लास ऑल टुगेदर वेरी वेरी वाइटल, लगे रहना। शुरू करें तो लेट्स स्टार्ट विथ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस जो अपने सबका फेवरेट है। चलो यूलिप, क्योंकि एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। यूलिप की पहले एक छोटी सी कहानी सुन लो कि यूलिप क्यों आया। क्योंकि जब भी लेटेस्ट अमेंडमेंट आता है ना, ये तो एकदम लेटेस्ट अमेंडमेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए, तो जब भी कोई लेटेस्ट अमेंडमेंट आता है ना तो उसको आप लॉजिक के साथ समझो। हमारे एक सज्जन है, सीए फाइनल का टैच पढ़ाते हैं विनोद जी, विनोद सर, वो अपना किताब में अमेंडमेंट मतलब जो प्रोविजन है तो उसका मेमोरेंडम भी छापते हैं। मेमोरेंडम मतलब लॉ लाने के पहले क्या मेमोरेंडम लाया गया था, मतलब क्या सोच के लॉ लाया गया था। वो काफी अनुभवी टीचर है और वो चाहते कि बच्चों को हर टॉपिक लॉजिक के साथ समझ में आए, इसलिए जो गवर्नमेंट मेमोरेंडम इशू करती है वो भी डाल देते हैं। लेकिन नतीजा यह है कि स्टूडेंट वो मेमोरेंडम वाली किताब पढ़ते नहीं है, खाली वो जो समरी बुक है वो ज्यादातर पढ़ लेते हैं। ऑब्वियसली कुछ अच्छे स्टूडेंट तो सभी पढ़ते हैं, उनकी बात छोड़ दो, बट मेजोरिटी समरी किताब मार लेते हैं। तो सारे मेमोरेंडम नहीं भी पढ़ो, लेकिन जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है उसको मेमोरेंडम के साथ पढ़ना चाहिए। तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि पहले लाइफ इंश्योरेंस पे, पहले क्या अभी भी लाइफ इंश्योरेंस पे कैपिटल गेन नहीं लगता। देयर इज नो कैपिटल गेन ऑन मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो जाए तो पीजीबीपी,
और आपकी हमारी पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो जाए तो नॉन टैक्सेबल, यानी ऑल टुगेदर लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट फॉलिंग अंडर कैपिटल। लाइफ इंश्योरेंस में नए नए पिडेट बन रहे थे, तो लाइफ इंश्योरेंस वालों ने परमिशन लेते एक पिडेट बना दिया और नाम बनाया यूलिप, यानी उसका नाम था यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। यानी आपका इसमें इंश्योरेंस तो ही, साथ साथ म्यूचुअल फंड वाला भी कॉन्सेप्ट है, म्यूचुअल फंड की यूनिट है। तो ये यूलिप पिडेट जब मार्केट में आया तो इसकी टैक्सेबिलिटी के रिगार्ड में अल्टीमेटली डिपार्टमेंट का ये स्टैंड था कि जो भी हो है तो लाइफ इंश्योरेंस ही, लाइफ इंश्योरेंस को हम टैक्स नहीं कर सकते। तो इस कारण यूलिप नॉन टैक्सेबल हो गया। यूलिप नॉन टैक्सेबल हो गया तो सारे हाई वैल्यू इन्वेस्टर्स जिनकी टैक्स स्लैब सीधा 30-40% पड़ती है, 30% जिनकी 10 लाख से ऊपर है और 40% जिसकी 45 करोड़ के ऊपर है, सरचार्ज बचार्ज ले लो आते 40% ऊपर चला जाता है टैक्स। तो वो सारे हाई वैल्यू इन्वेस्टर्स जो 30-40% स्लैब में पड़ते हैं, उन्हें ये यूलिप बहुत पसंद आया, क्योंकि इसमें इन्वेस्ट करके जो गेन आता है वो नॉन टैक्सेबल है। क्योंकि वो तो हाली ढूंढ ही रहे हैं कि कौन सा नॉन टैक्सेबल इन्वेस्टमेंट मोड है, वो बताओ। पीपीएफ भी नॉन टैक्सेबल इन्वेस्टमेंट मोड है, लेकिन उसमें 1.5 लाख से ज्यादा कर नहीं सकते। हाँ, सुकन्या भी नॉन टैक्सेबल है, लेकिन सुकन्या में तो लगा नहीं सकते। तो वो ढूंढ ही रहे कि यार कहां लगाए ये पैसे। तो यूलिप उन्हें बहुत अट्रैक्ट किया और लोगों का लंबा पैसा यूलिप में लगना शुरू हुआ और यूलिप गेन पॉपुलैरिटी। यूलिप की पॉपुलैरिटी देख के म्यूचुअल फंड वालों ने बोला कि यार ये भी तो म्यूचुअल फंड ही है, अब हमारे म्यूचुअल फंड पे आप 10% टैक्स लगा रहे हो और उस म्यूचुअल फंड पे आप टैक्स नहीं लगा रहे हो। बोला यार वो इंश्योरेंस है ना, वो तो इंश्योरेंस कम म्यूचुअल फंड है। बोले तो बात हुई, इंश्योरेंस है, लोग 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ इन्वेस्टर है, इंश्योरेंस है। तो फाइनली डिपार्टमेंट ने इसमें मिडवे सॉल्यूशन निकाला और डिपार्टमेंट ने बोला कि यूलिप में यदि आपका 1 साल का प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर है, तब तो यार ये इन्वेस्टमेंट का ही स्मेल आ रही है इसमें। तो फिर यदि आपका यूलिप में इन्वेस्टमेंट किसी भी साल इन एग्रीगेट 2.5 लाख से ऊपर हो जाए, तो वो यूलिप जब मैच्योर करेगा देन इट विल बी टैक्सेबल। और इस तरीके से 2022-23 में नया प्रोविजन आया यूलिप। आपके एग्जाम में पूछ सकता है, लेकिन पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि इस साल प्रोविजन आया है और ये बोला गया 1/2/22 के बाद से जितने भी यूलिप बने हैं उसके ऊपर ये प्रोविजन लग गया। डेट क्या, 1/2/21 सॉरी। तो 1/2/21 के बाद से जो भी बंदा यूलिप में इन्वेस्टमेंट करेगा, जो पहले इन्वेस्टमेंट कर दिए वो तो अभी भी एग्जाम्प्टेड है। तो पहले यदि आपका 4 करोड़ रुपया प्रीमियम यूलिप में दिया जा रहा है, तो वो यूलिप अभी भी नॉन टैक्सेबल है, क्योंकि वो तो पहले की ली हुई पॉलिसी, पहले बोलते हैं पैसा नहीं लाता। अब जो आप यूलिप में पैसे लगाएंगे, यानी अब जो आप यूलिप खरीदेंगे, उसमें यदि आपका प्रीमियम 2.5 लाख पर एनम से ज्यादा है इन एग्रीगेट, तो 2.5 लाख एक सिंगल यूलिप का बोलेंगे तो हम 25 यूलिप खरीद लेंगे, है ना, 25 अलग अलग पॉलिसीज ले लेंगे। बोले नहीं, इन एग्रीगेट यदि आपका यूलिप में पैसा 2.5 लाख से ऊपर जाता है, तो that all ULIP will be treated as capital asset and that will be subject to capital gain। बात क्लियर। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि इस साल ये एग्जाम में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस साल यदि मैंने यूलिप लिया है 1/2/21 के बाद, तो 31/3/22 तक मैच्योर कैसे हो जाएगा, क्योंकि डेथ पे तो यूलिप भी नॉन टैक्सेबल है। मैच्योर हो जाए तो टैक्सेबल हो जाएगा, डेथ पे तो नॉन टैक्सेबल ही है। तो 1/2/21 का यूलिप लिया हुआ 31/3/22 तक तो मैच्योर होना नहीं है। हाँ, 1.25 साल का तो यूलिप होता नहीं है। तो इस सेंस में मुझे लगता है नहीं आना चाहिए, लेकिन ठीक है, हो सकता है वो आपसे अपडेशन के चक्कर में एमसीक्यू पूछ ले या कुछ भी पूछ ले। तो यूलिप का प्रोविजन ये आ गया कि 1/2/21 के बाद से इफ यू इन्वेस्ट इन एनी यूलिप इन एक्सेस ऑफ and the premium in aggregate exceed 2,50,000, then that ULIP will be treated as capital asset and that will be subject to capital gain. However, in case of maturity of such ULIP due to death of the policy holder, then it is non-taxable. And if the ULIP has invested the money, ULIP यदि equity oriented ULIP है, तो फिर उस पे 10% टैक्स लगेगा and it will be taxable under section 112A। 112A मतलब 1 लाख की छूट, उसके बाद 10% टैक्स। और यदि वो डेट इक्विटी ओरिएंटेड यूलिप है, तो उसके ऊपर नॉर्मल रेट से टैक्स लगेगा, 112 में टैक्स लगेगा।
और यूलिप में इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ऑल दीज पॉइंट्स आर देयर, लेट्स सी। Any ULIP issued on or after 1/2/21 to which exemptions under section 1010D does not apply on account of premium payable exceeds 2.5 lakh in any previous year during the terms of policy, or aggregate amount of the premium exceeding rupees 2.5 lakh in any of the previous year during the terms of such ULIP, in case premium is payable by a person for more than one ULIP, and in case ULIP LTCG shall be taxable under section 112A। क्योंकि सम साइलेंट रहेगा और सम साइलेंट रहेगा तो हम लोग इक्विटी ओरिएंटेड मानेंगे, इक्विटी ओरिएंटेड मानेंगे तो इंडेक्सेशन नहीं देंगे और 112A में टैक्स करेंगे। क्या रेट से? 1 लाख के बाद 10%। बात क्लियर? शॉर्ट टर्म हो जाती है, लॉन्ग टर्म हो जाए तो भैया इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का क्या होता है, 12 महीने तक है तो शॉर्ट टर्म, अदरवाइज लॉन्ग टर्म। हाँ, तो यूलिप तो 12 महीने से तो ऊपर ही होगा, तो लॉन्ग टर्म ही होगा हमेशा। तो आई होप आपने एक प्रोविजन आज सुबह सुबह और कर लिया जिसका नाम था यूलिप। से हो चुका है, आगे बढ़े। अब हम लोग आ जा रहे हैं एक दूसरे टॉपिक में। टॉपिक का नाम है फॉरेन एक्सचेंज एसेट। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यदि देखा हुआ नहीं है तो एग्जाम में हैंडल नहीं होता। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज एसेट? प्रोविजन बनाया गया कि यदि कोई भी नॉन रेसिडेंट फॉरेन करेंसी से इंडियन कंपनी के शेयर में, इंडियन कंपनी के डिवेंचर्स में या यूनिट्स में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करेगा तो दैट विल बी टर्म्ड एज फॉरेन एक्सचेंज एसेट। जिसने इन्वेस्टमेंट किया, नॉन रेसिडेंट ने फॉरेन करेंसी यूज करके इंडियन कंपनी के शेयर्स में, डिवेंचर्स में, यूनिट्स में और गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में, और इसका कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन टोटली डिफरेंट होगा। इसका कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन करते समय इंटायर कैपिटल गेन विल बी कंप्यूटेड इन द फॉरेन करेंसी। तो सेल कंसिडरेशन यदि आपके पास रुपीज में है तो आप उसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करिए और कन्वर्ट करने के लिए यूज करिए एक्सचेंज, एवरेज एक्सचेंज रेट एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर यदि रुपीज में है तो आप उसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करिए बाय यूजिंग एक्सचेंज रेट, विच वन? एवरेज एक्सचेंज रेट एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। व्हेन वी से एवरेज मतलब बाइंग रेट, सेलिंग रेट का एवरेज, ठीक है। थर्ड, सीओए निकालना है और यदि वो आपको रुपीज में दिया हुआ है तो सीओए को आप कन्वर्ट करिए इन फॉरेन करेंसी बाय यूजिंग द एवरेज एक्सचेंज रेट एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। इस तरीके से सीओए माइनस करके आपका आएगा कैपिटल गेन। ऑब्वियसली कैपिटल गेन फॉरेन करेंसी में आएगा क्योंकि आप सारा डेटा ऑलरेडी फॉरेन करेंसी में ले चुके हो। अब इस फॉरेन करेंसी को वापस रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि टैक्स तो रुपया में देना भाई। तो फॉरेन करेंसी वाले कैपिटल गेन को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए अब आप यूज करेंगे एक एक्सचेंज रेट एंड दैट विल बी बाइंग रेट एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। विच रेट? बाइंग रेट एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। ये स्पेसिफिक प्रोसीजर सेट कर दिया गया एंड टू बी नोटेड, इसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। एक बार रीडिंग लेते हैं। क्योंकि फॉरेन करेंसी के जो फ्लक्चुएशन का इंपैक्ट आता है, किसी कंट्री का परफॉर्मेंस खराब है तो उसकी एक्सचेंज रेट खराब हो जाएगी, तो उसका खामियाजा फॉरेन इन्वेस्टर क्यों भुगतेगा? वो बोला मेरा सारा कंपटीशन आप फॉरेन करेंसी में करिए ना, देखते क्या होता है, ठीक है। उन्हें समझ में भी नहीं आता कि थोड़े हुए चाहिए ये हुआ कैसे, उनको पूरा कन्वर्शन आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दे रहे हो या आपका पूरा कंपटीशन फॉरेन करेंसी में होगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज एसेट मींस इंडियन कंपनी शेयर और डिवेंचर्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज acquired by using foreign currency. Its capital gain shall be computed in foreign currency. Indexation benefit is not available and procedure shall be as under. Sale consideration shall be converted into foreign currency by using average exchange rate as on date of transfer. Expenditure on transfer shall be converted by the same rate.
Cost of acquisition shall be converted by using average exchange rate as on date of acquisition, and capital gain in rupees shall be converted, यहाँ पे missing है, it is buying rate as on date of transfer. Which rate? Buying rate as on date of transfer. हाँ क्या? अब ये जो आपका कैपिटल गेन आ गया, इसमें आपको नॉर्मल टैक्स देना है, या ऑब्वियसली जिस दिन आप इसने इसको बेचा, डेट ऑफ सेल, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं अगले टॉपिक में। अगले टॉपिक का नाम है सेल्फ जनरेटेड एसेट। पता नहीं इस टॉपिक से क्या प्यार है, लेकिन लॉ बीच बीच में इसको एग्जाम वाले इसको पीछे से पूछते ही रहते हैं। हाँ, लॉजिकली समझो तो एक फंडामेंटल बात को पकड़ो, पहले पकड़ो उस फंडामेंटल बात को, द थिंग विच कैन नॉट बी मेजर्ड कैन नॉट बी टैक्स। और जिस चीज का मेजरमेंट नहीं हो सकता उसको टैक्स नहीं किया जा सकता, इसलिए कुछ एसेट ऐसी थी जिनका मेजरमेंट होना पॉसिबल नहीं था, जैसे गुडविल। अब गुडविल ऑफ अ बिजनेस की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप क्या मानेंगे? गुडविल ऑफ बिजनेस की आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानेंगे? भैया हमने गुडविल खरीदा नहीं है, मैं 20 साल से धंधा कर रहा हूं और मेरे 20 साल से धंधे करते करते आज मेरा एक अच्छा खासा गुडविल है, लेकिन इस गुडविल का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप क्या मानेंगे? तो भैया मैंने तो खरीदा नहीं है, तो आप बोलेंगे जीरो, और जैसे अब मैं जीरो बोलूंगा मैं आपको भयंकर वाला लुक दूंगा, जीरो। पागल, गुडविल का वैल्यू जीरो है। गुडविल बनाने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा स्टाफ रखते हैं, गुडविल बनाने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा टीम रखते हैं, गुडविल बनाने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा एडवर्टीजमेंट खर्चे करते हैं, ब्रांड पे पैसे लगाते हैं। हाँ, और आपने इसको जीरो कैसे बोल दिया? ऑब्वियसली इसका कॉस्ट लगा है, लेकिन एग्जैक्ट निकालना नॉट पॉसिबल। 20 साल में मैंने क्या क्या गुडविल के लिए किया, आपको क्या बताऊं? तो द थिंग विच कैन नॉट बी मेजर्ड कैन नॉट बी टैक्स। तो यदि उस कॉन्सेप्ट में जाए तो जब इस गुडविल का कॉस्ट ही नहीं निकाल सकते हो तो टैक्स लेने क्यों आ गए? चलो यहां से। ये लॉ के साथ ट्रबल हो रही थी, तो लॉ ने बोला यार इस तरीके से तो परेशान हो जाएंगे, तो फिर लॉ ने कॉन्सेप्ट लाया सेल्फ जनरेटेड एसेट, और उसलिए सेक्शन बना के लॉ में डाल दिया कि इन 7 कैपिटल एसेट का 7-8, हाँ, गुडविल ऑफ बिजनेस अलग मानोगे, गुडविल ऑफ प्रोफेशन अलग मानोगे तो 8 हो जाएगा। इन 7-8 कैपिटल एसेट का COA शैल बी निल इफ नो एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इट्स एक्विजिशन। इसलिए एक्वायर करने में भी कोई खर्चा नहीं लगा, परचेज करने में कोई खर्चा नहीं लगा। इफ दीज आर नॉट परचेज, दीज आर जनरेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो फिर इसका COA मानेंगे हम निल। अब लॉ के ऊपर कौन जा सकता है? अब लॉ ने बोल दिया तो चलेगा, यही चलेगा, उपाय नहीं है। अब आपका वो आर्ग्यूमेंट कि आप इसको कंप्यूट नहीं कर पा रहे हो, अरे क्यों कंप्यूट करूं भाई, लॉ में लिखा हुआ है निल। अब क्वेश्चन आता है वो 7-8 जनरेटेड एसेट्स कौन कौन सी है, तो फटाक से लिस्ट देख लो। गुडविल ऑफ बिजनेस, गुडविल ऑफ प्रोफेशन, राइट टू डू बिजनेस, राइट टू मैन्युफैक्चर, ब्रांड नेम, लूम आवर्स, टेनेंसी राइट, रूट परमिट, ट्रेडमार्क। इसमें से जो जो नाम आपको समझ में नहीं आ रहे उसमें उलझो भी मत, कोई काम का नहीं है, वो सब इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। ये 8 एसेट को हम लोग बोलेंगे क्या? सेल्फ जनरेटेड एसेट। क्रैश कोर्स में तो एटलीस्ट उलझो मत, रेगुलर कोर्स में तो इतने का हम लोग एक्सप्लेन करते ही है। इन केस ऑफ अदर SGA, अच्छा ये तो 8 SGA का नाम आपने बता दिया, 8 SGA तो हमने क्या बोल दिया, इसका COA माना जाएगा निल इफ दीज आर नॉट परचेज। रिगार्डिंग व्हाट अबाउट अदर SGA? अदर SGA भी तो हो सकता है, ये खाली 8 ही SGA है क्या? और कोई सेल्फ जनरेटेड एसेट नहीं हो सकता? वो भी सकता है। तो बात के लिए लॉ ने कुछ नहीं बोला, तो आज के दिन भी यही थंब रूल लगेगा, द थिंग विच कैन नॉट बी मेजर्ड कैन नॉट बी टैक्स एंड देयरफॉर अदर SGA कैन नॉट बी टैक्स। अदर SGA कैन नॉट बी टैक्स बच्चे स्लाइटली लेते ही नहीं है, बच्चे सिर्फ 8 पॉइंट पढ़ के जाते हैं। और CA फाइनल में एक बार एग्जाम में आ गया कि घोड़ी के घोड़ा हो गया, CA फाइनल में घोड़ी के घोड़ा हो गया और उस घोड़े बच्चे को हमने बेच दिया, बताओ क्या टैक्स लगेगा? घोड़ी के घोड़ा हो गया, उस घोड़े बच्चे को हमने बेच दिया, बताओ क्या टैक्स लगेगा? तो दैट इज डेफिनेटली सेल्फ जनरेटेड एसेट्स, और सेल्फ जनरेटेड एसेट्स है तो उसका कुछ लॉ ने बताया नहीं है, तो फिर आपका COA माना जाएगा निल, सॉरी COA माना ही नहीं जाएगा, तो फिर आप इसका कंप्यूटेशन कर नहीं सकते, कैपिटल गेन कंप्यूट नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे CA इंस्टीट्यूट, वो पहुंचते वहां से पूछेगा आपको।
इसीलिए इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट है। नो रिप्लेसमेंट विथ फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1401। यदि ये 1401 के पहले का भी है ना, तो उसमें आप वो वाला रूल मत ला देना, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1401 विच एवरेज हायर। ये इसका सीओए निल ही रहेगा क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है। तो फाइनली इसको कंक्लूड करें तो 8 एसजीए का सीओए है निल, और बाद बाकी का सीओए कंप्यूट नहीं हो सकता, इसलिए वो बाद बाकी एसजीए कंप्यूट नहीं होगी। ये 8 आइटम भी यदि परचेज्ड है तो इनका कंप्यूटेशन निकलेगा एज यूजुअल, लेकिन यदि ये 8 आइटम परचेज नहीं है तो इनका सीओए निल और कंप्यूटेशन वैसे ही कर लेना। सीओए निल है तो फिर इंडेक्सेशन का सवाल ही नहीं उठता, बात खत्म हो गई। कुछ इसमें रह रहे हैं, कुछ मैं आपको ऐसे बताता हूं, वो भी एग्जाम में पूछ सकते भाई। अगला टॉपिक का नाम है बायबैक ऑफ शेयर। बायबैक ऑफ शेयर, बायबैक ऑफ शेयर में आज से कुछ साल पहले तक हम यहां पे कैपिटल गेन चैप्टर में वो पढ़ाते थे। आज बायबैक ऑफ शेयर कैपिटल गेन चैप्टर से आउट हो चुका है, इसलिए इस चार्ट में आपको नजर भी नहीं आ रहा है। बायबैक ऑफ शेयर कैपिटल गेन में नॉन टैक्सेबल, यानी कंपनी अपने शेयर खुद बायबैक कर ले, जो कि होते ही रहता है। अभी थोड़े दिन पहले टीसीएस ने अपना शेयर बायबैक किया। तो बायबैक ऑफ शेयर जब होते रहता है तो उसका क्या करना है? तो पहले नियम यह था कि शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा। अब नियम चेंज हो गया, अब नियम यह हो गया कि शेयर होल्डर के हाथ में बायबैक इज एग्जैम्प्टेड अंडर सेक्शन 1034A एंड कंपनी के हाथ में इट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 20% प्लस 12% सरचार्ज प्लस सेस। तो 20% प्लस 12% सरचार्ज 2.4 22.4 और इसके ऊपर 4% से 0.8832, यही आया क्या? 23.1। हाँ तो फिर बता दे कितना है इसका। 22.4% से तो फिर ये हो जाए 23.296। तो ये फ्लैट रेट से कंपनी के हाथ में बायबैक ऑफ शेयर विल बी टैक्सेबल एट द रेट व्हाट 23.296। किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? कंपनी के हाथ में। बट टू बी नोटेड है बायबैक ऑफ शेयर का जो प्रोविजन आया ना, ये लिस्टेड शेयर अनलिस्टेड शेयर दोनों पे आया है, लेकिन सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी पे आया। फॉरेन कंपनी के शेयर यदि बायबैक होते हैं तो आज भी लॉस में साइलेंट है, मतलब वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा एज यूजुअल। जितने में आपने खरीदा वो आपका कॉस्ट, और जितने में कंपनी ने बायबैक किया दैट इज सेल कंसिडरेशन। फॉरेन कंपनी का बायबैक विल बी स्टिल टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन, बट इंडियन कंपनी का बायबैक होता है तो दैट विल नॉट बी सब्जेक्ट टू कैपिटल गेन। उस पर कंपनी खुद टैक्स देगी एट अ फ्लैट रेट ऑफ 23.296%। हाँ लाउडर, कंपनी के हाथ में, इसको लोग एडिशनल इनकम टैक्स बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। बायबैक के बाद हम लोग आते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। छोटा सा टॉपिक है, ये इसमें छुप के बैठा होगा। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर विल बी सब्जेक्ट टू कैपिटल एज यूजुअल। मतलब आपने देखो, आपने जितने में शेयर लिया था वो आपका कॉस्ट, और जितने में आपको कंपनी रिडीम कर रही है दैट इज योर सेल कंसिडरेशन रिमेनिंग एज यूजुअल। प्रेफरेंस शेयर यदि लिस्टेड है तो 12 महीने से लॉन्ग टर्म होगा, मतलब 12 महीने के बाद से लॉन्ग टर्म होगा, और प्रेफरेंस शेयर यदि अनलिस्टेड है तो 36 महीने के बाद से लॉन्ग टर्म होगा। बात क्लियर? 36 महीने नहीं, अनलिस्टेड शेयर हुआ ना, अनलिस्टेड शेयर तो 24 महीने बाद। तो फाइनली प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन विल बी सब्जेक्ट टू कैपिटल गेन एज यूजुअल। बस आप यही वर्ड ध्यान रखना, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर विल बी लायबल टू कैपिटल सब्जेक्ट टू कैपिटल गेन एज यूजुअल। एक टॉपिक और लेकर आता हूं, उसका नाम है रिवर्स मॉर्गेज। क्या? रिवर्स मॉर्गेज। ये टॉपिक कोई खास नहीं है और बहुत सालों से एग्जाम में नहीं पूछा,
लेकिन एमसीक्यू के जमाने में कुछ भी पूछ सकता है। 2 मिनट सुन के जाओ। रिवर्स मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट यह है कि सीनियर सिटीजन जिनके पास हाउस प्रॉपर्टी है परंतु लिक्विडिटी नहीं है, ऐसे सीनियर सिटीजन को सपोर्ट करने के लिए रिवर्स मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट बैंक ने लाया। ये बैंक की स्कीम है, टैक्स का इसका बाद में इंपैक्ट आएगा। पहले बैंक की स्कीम समझो। बैंक की स्कीम यह है कि सर आप जवानी में जब प्रॉपर्टी ले रहे थे तो आपने हमसे लोन लिया, हाँ, और आपने प्रॉपर्टी मॉर्गेज की। आज उस समय आपके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, पैसे थे, थोड़े पैसे थे, थोड़े पैसे की दरकार थी, राइट। आज आपके पास प्रॉपर्टी है, आज आप रिवर्स मॉर्गेज कर दीजिए। हम आपकी प्रॉपर्टी हमारे पास गिरवी रख लेंगे और हम आपको एन्युटी देंगे, मंथली पेमेंट करेंगे। उस समय क्या हो रहा था, उस समय हम एक लमसम दे रहे थे, आप हमें ईएमआई दे रहे थे। इस समय आप हमें प्रॉपर्टी दीजिए, हम आपको ईएमआई देंगे, ठीक है। जब तक जिंदा है तब तक आपका पेमेंट चलता रहेगा, और जिस दिन आप लुढ़केंगे बीच में तो हम आपकी प्रॉपर्टी बेच देंगे और उससे आपको दिया गया लोन रिकवर कर लेंगे। बात क्लियर? आपको दिया गया लोन हम रिकवर कर लेंगे, और रिकवर करने के बाद भी यदि कोई सरप्लस बचता है तो वो आप अपना लीगल एयर बता देना, हम उसको ट्रांसफर कर देंगे। हाँ, जैसे सपोज आपकी एज हो चुकी है 65 ईयर्स, अब आपको लगता है कि हाँ तो अब बस ठीक है, अब तो आपने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी। आपकी कोई 5 करोड़ की प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी, बैंक ने हिसाब लगा लूट के बोला 20 साल तक रिवर्स मॉर्गेज है, आपने बोला मैं 20 साल से बेसी चलूंगा भी नहीं, चलो देना शुरू करो। बैंक ने आपको 50-60 हजार या 1 लाख 2 लाख रुपया मंथली देना शुरू कर दिया, और उसके बाद आप 12-13 साल में लुढ़क गए, जयराम जी की, और बैंक ने वो प्रॉपर्टी बेच के 5 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच दी, सारा लोन रिकवर कर लिया, इंटरेस्ट रिकवर कर लिया, जो 50-60 लाख सरप्लस बचे वो आपके लीगल एयर को पहुंचा दिया। दैट इज द रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। प्रश्न आया कि इसमें टैक्स का क्या इंपैक्ट होगा, कोई स्कीम आती तो टैक्स का क्या क्या इंपैक्ट होगा। तो हमारी गवर्नमेंट ने बड़े ही प्राउडली लिखा, रिवर्स मॉर्गेज इज एग्जम्प्टेड ट्रांसफर, इज एग्जम्प्टेड ट्रांसफर। तो हम लोग जो थोड़ा बहुत टैक्स जानते हैं, हमें लगा क्या बोल रहे हैं एग्जम्प्टेड ट्रांसफर, व्हाट इज ट्रांसफर, मतलब नहीं समझा, व्हाट इज एग्जम्प्टेड ट्रांसफर, समझा नहीं, बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं आप। बोले जो बैंक को हमने प्रॉपर्टी दिया है बदले में ईएमआई ले रहे हैं, दिस इज नॉन टैक्सेबल। तो बोले ये कौन सा टैक्सेबिलिटी आ जाए, तो लोन है, ये तो एज गुड एज लोन है भैया, मेरी प्रॉपर्टी गिरवी रख ले, मैं तो हर महीने 1 लाख रुपया दे देना, तो ये तो लोन है ना, मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा दी है, मैंने प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है, तो इसमें कहां से टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। इन्होंने लिख दिया तो लिख दिया, इट इज एग्जम्प्टेड ट्रांसफर बट इट डजंट कैरी एनी सेंस, ये है ही, ये ट्रांसफर ही नहीं है, एग्जम्प्टेड ट्रांसफर की बात कहां से। और बैंक जब प्रॉपर्टी बेचेगा तब तो टैक्स लेने आ ही जाएंगे, बैंक जब प्रॉपर्टी बेचेगा तब बोलो एग्जम्प्टेड ट्रांसफर तो मान जाए, तब तो टैक्स लेने आ जाएंगे, प्रॉपर्टी बिका है, लाइए टैक्स दीजिए। तो रिवर्स मॉर्गेज कैरी नो सेंस, लेकिन एग्जाम में यदि पूछ ले तो ध्यान रखना, रिवर्स मॉर्गेज में मिलने वाले इंस्टॉलमेंट पे टैक्स नहीं लगता, वो वैसे भी इंस्टॉलमेंट लोन है, बैंक की बुक्स में भी लोन है, सीनियर सिटीजन की बुक्स में भी लोन है, दोनों इसको लोन दिखा रहे हैं, तो किस बात का ट्रांसफर है। रिवर्स मॉर्गेज टॉपिक को बोले तो यू आर कैपेबल। अगला पॉइंट एक छोटा सा लाता हूं, वो भी एग्जाम में पूछ लेता है, ये एक नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को, एक नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को जीडीआर दे, जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, और या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचे, दोनों ही केस में जीएसटी इनकम टैक्स नहीं लगे, एग्जम्प्टेड ट्रांसफर। इफ अ नॉन रेसिडेंट ट्रांसफरिंग टू अनदर नॉन रेसिडेंट, जीडीआर या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो दोनों पे टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। क्यों नहीं लगेगा, मतलब बहुत सिंपल सी बात है यार, आप क्या चाहते हो, फॉरेन इन्वेस्टर्स आप में इन्वेस्ट करे कि नहीं करे, करे तो करने दो ना उसको, वो यूएस में बैठा आपके इंडियन मार्केट में पैसा लगा दिया, ठीक है, और वहां पे वो यूएस में दूसरा यूएस के बंदे को बेच रहा है, वहां पे यूएस गवर्नमेंट ऑलरेडी उस पर कुछ ना कुछ तो कर ही रही होगी, ठीक है। अब आपका तो पैसा ऐसे भी फॉरेन से लगा हुआ है, ऐसे भी फॉरेन में लगा हुआ है, वो ऐसे भी आपके जुरिडिक्शंस में नहीं आ रहा है, नॉन टैक्सेबल। फॉरेन मार्केट नहीं, फॉरेन मार्केट बिक रहा है तो क्या हुआ है, तो इंडियन कंपनी का शेयर, H+H9 इंडियन कंपनी के शेयर से जो भी इनकम आए वो इंडिया में थ्रू और अराइज हो रहा है, वो तो ले लेगा, वो बात नहीं है।
नहीं, बात यह है कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहते हो कि नहीं चाहते हो, तो वो नॉन रेसिडेंट को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। आपने बोला दादा आप लोग आपस में सलट लीजिए, हम टैक्स नहीं लेगा। आप इंडिया मार्केट में बेच देगा तो हम बोलेगा यार ये क्या किया है, हमारा पैसा मतलब फॉरेन का पैसा हमारा लीकेज हो गया, तो फिर हम लोग टैक्स करेंगे। लेकिन यदि फॉरेन का पैसा फॉरेन में जा रहा है तो हम लोग तो कोई इशू नहीं। नेक्स्ट अगले टॉपिक में आ जाए तो हम लोग आ जाते हैं सबसे प्यारे टॉपिक में, और उस प्यारे टॉपिक का नाम है टैक्स रेट। टैक्स रेट टैक्स रेट ऑन कैपिटल गेन को लेके प्रोविजंस है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो तो अलग अलग प्रोविजन है। पहले शॉर्ट टर्म सल्टाइए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन अदर एसेट विल बी टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट, और शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिसपे आपने एसटीटी दिया है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा एट अ फ्लैट रेट 15%। ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यदि आपको हुआ है तो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज की अलग कहानी है। शेयर एंड सिक्योरिटीज को छोड़ दे तो बाद बाकी सब पे अंडर सेक्शन 112 टैक्स लगेगा 20%। ठीक है। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है तो यदि वो लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है और उसके सेल के समय एसटीटी लगा है, रिपीट, वो लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है, सिर्फ लिस्टेड सिक्योरिटीज पे एसटीटी लगता है, तो यदि वो सेल के समय उस पर एसटीटी लगा है तो दैट विल बी सब्जेक्ट टू 112A। पहले 1 लाख के गेन पे निल और बाद बाकी 1 लाख से ऊपर जितना भी है 10%, और इस पे इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के ट्रांजेक्शन है लेकिन 112A में फॉल नहीं करते। 112A में फॉल नहीं करते। अच्छा 112A का भी कहानी चल रहा। 112A में कैपिटल गेन निकालते समय एक अलग तरीके से सीओए निकालते हैं, हम लोग उसमें जा रहे हैं क्या। 112A में शेयर एंड सिक्योरिटीज बेचते समय एक एकदम अलग तरीके से सीओए निकालते हैं, वो मैं सीओए आपको बताने जा रहा हूं। सपोज आपने एक शेयर लिया टाटा मोटर्स, ये शेयर आपने लिया था सपोज 9999 में, जमाने पहले। उस समय इसका कॉस्ट आपको पड़ा होगा सपोज 50 रुपए। 1401 की मार्केट वैल्यू पकड़े, मुझे नहीं पता क्या है, सपोज पड़ा होगा 100 रुपए। 31 जनवरी 18 ये वो हिस्टोरिकल डेट है जिस दिन हमारे इंडिया में फिर से कैपिटल गेन ऑन शेयर पे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर पे टैक्स लगा दिया गया। 31 जनवरी 18 के पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर पे इंडिया में अंडर सेक्शन 1038 कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन 31 जनवरी 18 वो काला दिन है जिस दिन 1038 हटा दिया गया और बोला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर पे टैक्स लगेगा। ठीक है। तो 31 जनवरी 18 को जब अचानक इतना बड़ा डिसीजन ले लिया गया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आप टैक्स लगाएंगे, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स तो बहुत जोर का नाराज होता, और ये मोदी सरकार इस बात से डरती नहीं है। फिर भी इन्वेस्टर्स को ज्यादा परेशानी नहीं हो इसलिए उन्होंने बोला देखिए 31 जनवरी 18 तक आपका जितना गेन है ना उस पर टैक्स नहीं लेंगे, अब से जो गेन होगा उस पर टैक्स लेंगे। तो हिसाब से तो ये करते कि 31 जनवरी 18 के बाद से जो शेयर लू उस पर टैक्स लीजिएगा, लेकिन वो तो करना नहीं है क्योंकि टिस्को के शेयर तो मेरे पास पहले से है, उसको उन पर नीयत बैठी हुई है। तो सपोज उन्होंने बोला कि नहीं भाई वैसे नहीं होगा, लेकिन 31 जनवरी 18 तक जो गेन हुआ ना उस पर टैक्स नहीं लूंगा। मैंने बोला समझा नहीं, बोला समझाते हैं, बताइए आप ये शेयर बेचेंगे कब। मैंने बोला बेच दिया 7/7/22 को। कितने में बेचे? मैंने बोला बेच दिया 600 में। ठीक है। तो वो बोल रहे हैं अब आप 31 जनवरी 18 के दिन जाइए। उस दिन कॉस्ट क्या था? हमने बोला उस दिन कॉस्ट था 220 रुपए, उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू थी 220 रुपए। तो बोल रहे ये जो आपने कमाया ना
इस पर हम टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन आपने ये जो कमाया ना इस पे टैक्स लेंगे, और इंडेक्सेशन बेनिफिट दे नहीं रहे तो कोई इश्यू नहीं आया। तो आपका ये जो 220 और 600 का गैप आया ना, दैट विल बी टैक्सेबल। अब इस चीज को कैसे इंप्लीमेंट, अच्छा यहां तक क्लियर क्या, यहां तक क्लियर। फिर एक और क्वेश्चन आया, भगवान न करे सपोज 7/7/22 के दिन टाटा मोटर्स से दाम हो गया 200 रुपए, 200 रुपए। हाँ, अब आप बोलेंगे देखिए सर जी आप बोले थे कि यहां तक कि प्रॉफिट को टैक्स नहीं करेंगे तो इसको हटा दीजिए और यहां पे मेरा 20 रुपया लॉस दे दीजिए। तो लो बोला ऐसे कैसे लॉस दे दूं, तेरे लॉस हुआ क्या है, तेरे को लॉस हुआ क्या है, मैं तेरा भला करने गया, तू मेरे गले पे चढ़ गया। तो लॉ ने बोला नहीं नहीं ये लॉस हम नहीं मानेंगे। तो यार ये चीज क्लमजी हो रही, इसको बनाए कैसे। तो इन्होंने इसकी डिजाइन कुछ ऐसे की, 112A में जाते इन्होंने लिखा द COA शैल बी एक्चुअल कॉस्ट एक तरफ और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 18 दूसरी तरफ। इन दोनों में से जो हायर बोलना है, इन दोनों में से जो हायर बोलना है, इन दोनों में से जो हायर बोल दे तो 20 रुपये लॉस आ जाएगा। अरे हाँ तो नहीं नहीं, आप मैथमेटिक्स में कमजोर पड़ रही हो। 31 जनवरी 18 यदि मैं कॉस्ट बोल दूं, इन दोनों में से जो हायर बोल दूं तो 50 रुपया या 100 रुपया और 220 रुपया विच एवर इज हायर, तब तो फंस जाएगा। तो इन्होंने बोला रुक जाओ, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, और सेल वैल्यू विच एवर इज लोअर, इन दोनों में जो लोअर है और इन दोनों में जो हायर है दैट विल बी ट्रीटेड एज COA। क्या लोअर हायर कर रहे हैं बताते, हम नहीं कर रहे सर जी, हम तो बस सुना रहे हैं, जिसने लोअर हायर किया उसकी बातें आपको सुना रहे हैं। ओ मोदी जी बड़ा दुख दीना तेरी सीतारमण आज मोदी जी जन्म, मधु जी हैप्पी बर्थडे। आप बड़े अच्छे हो, भगवान आपको लंबी आयु दे, और थोड़ा टैक्स पेयर के बारे में आप भी अच्छा सोचिए। आगे बढ़े। COA in case of equity share subject to 112A shall be higher of 2. Number 1, actual cost or minimum of 2. Fair market value as on 31st January 18 and sale consideration. अब इसमें आप कोई भी डेटा बैठाइए, आपको लगेगा सब कुछ लॉजिकल हो रहा है। मैं आपको एक बार डेटा बैठाते दिखाता हूं, ठीक है, मैं आपको एक बार डेटा बैठाते दिखाता हूं। डेटा है कि सपोज आपने शेयर लिया था 999 को, आपने लिया था इसे 50 रुपए में, मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 18 है 200 रुपए, और बंदे ने इसको बेचा है 400 में। तो आप समझ सकते हो कि जब इस दिन से टैक्सेबल हुआ तो ये गैप शुड बी टैक्सेबल। हाँ, तो यही आएगा, देखना COA माना जाएगा 200, सेल कंसिडरेशन 400 एंड COA शैल बी एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन दिस डेट और एक्चुअल सेल कंसिडरेशन। इन दोनों में से जो लोअर है 200 और इन दोनों में से जो हायर है 200, और आपका कैपिटल गेन हो गया 200। हाँ, सपोज आपका COA 50, 31 जनवरी के दिन वैल्यू है 200 और सेल कंसिडरेशन हुआ 160 में, तो सेल कंसिडरेशन 160 और आप कोई भी हाल पे 40 का लॉस बुकिंग नहीं करने देना चाहते, कोई भी हाल पे 40 का लॉस आप बुकिंग नहीं करने देना चाहते, तो एक्चुअल कॉस्ट हो गया 50, मिनिमम ऑफ द टू फेयर मार्केट वैल्यू हो गया 200 और सेल कंसिडरेशन 160। इन दोनों में से जो लोअर
और इन दोनों में से जो हायर, तो हमने आपसे कोई टैक्स नहीं दिया। अब सपोज तीसरा केस लेकर आते हैं। आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था 500, फेयर मार्केट वैल्यू थी 300 और अच्छे में बिका 200 में, तो बंदे को जेन्युइनली लॉस हुआ है कि नहीं हुआ? इसको तो जेन्युइनली लॉस बोलेंगे। 300 का लॉस हुआ, हाँ, तो चलो देखे, सेल कंसिडरेशन 200, हाँ, एक्चुअल कॉस्ट 500, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 18 200, सेल कंसिडरेशन 200, इन दोनों में से जो भी लोअर हो 200 और इन दोनों में से जो भी हायर हो, हमने लॉस कंसिडर कर लिया। तो द टॉपिक हैज बीन मेड वेरी जस्टिफाइड वे, इसलिए मैंने आपको हाल ही इसको रटवाया नहीं, मैंने आपको थोड़ा लॉजिक के साथ बता दिया कि इससे अच्छी क्या ड्राफ्टिंग होगी। नाइस ड्राफ्टिंग। इंडेक्सेशन नहीं दे रहा है इसलिए ये ड्राफ्टिंग सक्सेसफुल है, नहीं तो कहां लेके जाता है। क्लियर? आगे बढ़े। तो ये टॉपिक हमने कर लिया। कैपिटल गेन 1128 कैसे निकालते हैं बच्चों, ये एग्जाम्स में आप मान लो कि बहुत वाइटल है। रियलिटी में इतना वाइटल नहीं बैठता, क्योंकि रियलिटी में आपका डीमैट अकाउंट प्रॉफिट निकाल के बता देता है फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स, इसलिए रियलिटी में इतना क्लमजीनेस कोई कंप्यूट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी ये है। आईटी रिटर्न भरते समय हमें 31 जनवरी 18 की मार्केट वैल्यू यहां पे भरनी पड़ती है। ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर्स पे 15% टैक्स लगेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स पे 10% टैक्स लगेगा इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। इसमें एक छोटी सी बात और बतानी है जो बड़ी काम की है, ये जो अनयूज एग्जेम्प्टेड सेलिंग है, आप एग्जेम्प्टेड सेलिंग वर्ड समझते हो, 2.5 लाख तक इंडिविजुअल को टैक्स नहीं देना, 3 लाख तक सीनियर सिटीजन को टैक्स नहीं देना। तो जो अनयूज एग्जेम्प्टेड सेलिंग है वो एक रेसिडेंट इंडिविजुअल और रेसिडेंट एचयूएफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% वाले से एडजस्ट कर सकता है। अनयूज एग्जेम्प्टेड सेलिंग कैन बी यूज या कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम 112, 112A और 111A, इससे एडजस्ट हो जाएगी। बट टू बी नोटेड ओनली इन हैंड्स ऑफ रेसिडेंट, इन हैंड्स ऑफ नॉन रेसिडेंट ये एडजस्ट नहीं होगी। बात क्लियर? अच्छा नहीं क्लियर, अच्छा नहीं क्लियर तो ये बात समझो। सपोज आपको एच और आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लैंड है 3 लाख, जिसके ऊपर 20% टैक्स लगता है, और आपकी बिजनेस इनकम है 8 लाख, तो टोटल आपकी इनकम हो गई 4 लाख। बात क्लियर? 4 लाख में आपका 2.5 लाख का एग्जेम्प्टेड सेलिंग बनता है। मान लिया आप सीनियर सिटीजन नहीं हो, तो 1 लाख तो आप यहां से माइनस करेंगे, लेकिन बात ही 1.5 लाख तो आपका यूज ही नहीं हो रहा ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनयूज एग्जेम्प्टेड सेलिंग। तो ये बात ही 1.5 लाख अपना यहां से एडजस्ट होगा और आपके 1.5 लाख पे टैक्स लगेगा 20%, 30,000, और उसके बाद की कहानी आगे चलेगी। लेकिन यदि ये बंदा नॉन रेसिडेंट होता, यदि ये बंदा नॉन रेसिडेंट होता तो इसको ये वाला बेनिफिट नहीं मिलता और इससे 3 लाख पे टैक्स लग जाता 60,000 रुपए प्लस एस। डिफरेंस क्लियर? अनयूज एग्जेम्प्टेड सेलिंग रेसिडेंट को तो मिल जाती, रेसिडेंट इंडिविजुअल अचीव तो मिल जाती, और किसी को नहीं मिलेगी। एक और बात खतरनाक सी बताते चलूं। सपोज आप हो मिस्टर एच और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर हुआ है, जो कि अंडर सेक्शन 112A का मामला है 3 लाख, और आपकी पीजीबीपी इनकम हुई है 1 लाख, 3 है 4 लाख आपकी टोटल इनकम है। तो आपको 2.5 लाख की छूट चाहिए, 2.5 लाख की छूट ले लो आप, 1 लाख यहां और 1.5 लाख यहां। अब आपकी ये इनकम बची 1.5 लाख। हां, इस 1.5 लाख में 1 लाख पे टैक्स लगता ही नहीं है,
और बचे हुए 50,000 पे आपको टैक्स लगेगा 10%, 5,000 रुपये। यहां तक साथ में हो? हाँ, लेकिन अब आपका मन करेगा कि मैं तो रेसिडेंट हूं और मेरी टोटल इनकम 5 लाख के अंदर है, तो क्यों ना मैं रिबेट क्लेम करके नक्की कर दूं। तो लॉ ने बोला कि 102A से रिबेट नहीं मिलता। रिबेट अंडर सेक्शन 87A is not available from long term capital gain under section 112A से कोई रिबेट नहीं मिलता। ठीक है, तो यहां पे आप ये काम नहीं कर सकते। अब आपको यहां पे हेल्थ एजुकेशन सेस लगा के चुपचाप टैक्स दे देना चाहिए। याद रहेगा? याद रहेगा। हम लोग टैक्स रेट से बाहर निकल रहे हैं और अब हम लोग जा रहे हैं कौन से टॉपिक में? हम लोग जा रहे हैं टॉपिक, अच्छा ये तो बता ही दूं कि लिस्टेड डिवेंचर्स पे टैक्स रेट, डिवेंचर और बॉन्ड पे इंडेक्सेशन नहीं मिलता, ये पहले बताया। और डिवेंचर और बॉन्ड पे सिंस इंडेक्सेशन नहीं मिलता, इसलिए टैक्स रेट हमेशा 10%। ठीक है, अगले टॉपिक में आते हैं। टॉपिक का नाम है डिडक्शंस, तुम्हारा फेवरेट, ज्यादातर बच्चे वही करने के लिए बैठे। डिडक्शंस करने के बाद भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ टुट्टा छूट जाता है, क्योंकि कैपिटल गेन बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसलिए हम लोग स्टडी मैट पलटेंगे और स्टडी मैट में जो है ना सब डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक, तो फिर किसी को मुझे याद दिलाने की दरकार ही नहीं पड़ेगी कि सर ये बात ही है वो बात ही है, क्योंकि सब अपने आप ही कवर हो जाएगा। अभी हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक जिसका नाम है डिडक्शंस। कैपिटल गेन में पूरा कैपिटल गेन निकालने के बाद, यानी सेल कंसिडरेशन, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, नेट सेल कंसिडरेशन, आईसीओआई निकालने के बाद जो कैपिटल गेन आया उसमें से कुछ डिडक्शंस मिलते हैं। कुछ लोग उन्हें एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन भी बोलते हैं, वी डोंट माइंड। ये डिडक्शंस मिलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 to 54GB। ठीक है, 54 इसका सबसे वाइटल सेक्शन है। और 54 में क्या लिखा हुआ है, यहां से स्टार्ट करते हैं। 54 में लिखा हुआ है कि कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ यदि लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया और लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके उसको कैपिटल गेन आया और वो पैसे उसने नया कंस्ट्रक्शन नहीं, मतलब उसके लिए नया, वो पैसा उसने अपने नए घर में लगा दिया और वो नया घर होना चाहिए इंडिया में और वो होना चाहिए एक। तो आपने उन पैसों से अपना एक घर खरीद लिया इंडिया में, तो जितना भी पैसा आपने नए घर में इन्वेस्ट किया उतने का डिडक्शंस मिल जाएगा। बट द प्रॉपर्टी मस्ट बी सिचुएटेड, द न्यू प्रॉपर्टी मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। ओल्ड प्रॉपर्टी भले आप फॉरेन एसेट वाली बेच रहे हो चलेगा, नया प्रॉपर्टी जो आपने खरीदा दैट मस्ट बी इन इंडिया एंड दैट मस्ट बी वन प्रॉपर्टी। वन प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में बता दूं, यदि आप 2 रेसिडेंशियल यूनिट एक साथ खरीद के उससे एज ए सिंगल यूनिट यूज करते हो, 2 प्रॉपर्टी एक साथ खरीद के उससे आप सिंगल यूनिट यूज करते हो, तो वो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वन हाउस प्रॉपर्टी ही माना जाएगा। तो यदि आप 2 छोटे फ्लैट खरीद के अपना एक बड़ा घर बना लेते हो दीवार तोड़ के एज ए सिंगल यूनिट, तो फिर वो आपका एक ही घर माना जाएगा एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर 54। यू कैन परचेज वन प्रॉपर्टी। वन प्रॉपर्टी को लेके एक हल्का सा रिलैक्सेशन और दिया उन्होंने कि वो बंदे जिनका कैपिटल गेन 2 करोड़ के अंदर है, वो बंदे जीवन में कोई भी एक बार एक से ज्यादा 2 प्रॉपर्टी तक भी खरीद लेते हैं, तब भी उनको 54 का बेनिफिट मिलेगा। तो सपोज आपने अपना एक प्रॉपर्टी बेचा 10 करोड़ में और आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कोई 8.2 करोड़ और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है 1.8 CR और उससे आपने 2 प्रॉपर्टी ले ली, एक अहमदाबाद में और एक मुंबई में। एक प्रॉपर्टी आपने ली 70 लाख की, एक प्रॉपर्टी ली आपने 1 करोड़ की, तो यहां पे आपको 1 करोड़ 70 लाख का डिडक्शंस मिल जाएगा। बट टू बी नोटेड, ये बेनिफिट आपके जीवन में सिर्फ एक बार, और ये भी तब अप्लाई होगा जब आपका कैपिटल गेन 2 CR के अंदर हो, और उसमें भी सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी का अलाउड होगा, 3 का अलाउड नहीं होगा, और उसमें भी ये दोनों प्रॉपर्टी इन इंडिया में होनी चाहिए। बात क्लियर?
नया प्रॉपर्टी एक्वायर करने में टाइम लिमिट दिया हुआ है, परचेज के लिए टाइम लिमिट है 2 years फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर और कंस्ट्रक्शन के लिए टाइम दिया हुआ है 3 years फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर. इट इज टू बी नोटेड कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 3 years. इन 2 years 3 years जब तक आप नया प्रॉपर्टी में पैसे इन्वेस्ट नहीं कर देते, आपको ये पैसे सीजीडीए अकाउंट में रखने पड़ेंगे बाय ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न. Whatever amount you have deposited by due date of filing of return in the capital gain deposit account, that amount shall deemed to be invested and you will be eligible for deductions. But if later that amount is misutilized or remains unutilized, then earlier deductions allowed shall revoke and treated as long-term capital gain in the year of misutilization. Further, the new house has a lock-in period of 3 years. You cannot sell the new house property within 3 years. In case you transfer the new house property within 3 years, then earlier deductions shall revoke and subtracted from cost of acquisition of new house. All clear? इन इंडिया में परेशान करेगा. इंडिविजुअल एचयूएफ पे एप्लीकेबल है, ध्यान रखना. और 2 हाउस प्रॉपर्टी, 1 हाउस प्रॉपर्टी 2 करोड़ वाला डेटा आप ध्यान रखना. 2 प्रॉपर्टी 2 करोड़, 2 प्रॉपर्टी 2 CR. 2 CR सेल कंसिडरेशन नहीं, कैपिटल. 50 कर लेंगे. 54 के बाद हम लोग आ रहे 54F में, नॉट 54F, 54B में. 54B बोल रहा है यदि कोई इंडिविजुअल एचयूएफ अपना एक लैंड सेल कर रहा है. कौन सा लैंड? एग्रो लैंड. कौन सा एग्रो लैंड? अर्बन एग्रो लैंड. कौन सी अर्बन एग्रो लैंड? अर्बन एग्रो लैंड विच इज यूज्ड बाय हिम और हिज पेरेंट्स फॉर एटलीस्ट 2 years फॉर एग्रो पर्पसेज. यानी सेक्शन प्योरली किसान के लिए लाया गया है, बागबान के लिए लाया गया, बी फॉर बागबान. यह सेक्शन प्योरली बागबान के लिए लाया गया है जिसने 2 साल तक जमीन में खेती की है, उसने या उसके पेरेंट्स ने. वो आज वो जमीन बेच रहा है तो ही इज एलिजिबल फॉर 54B. आप और हम अपना एग्रीकल्चरल लैंड बेच रहे हैं जिसको हमने ऐसे खेती बाड़ी में यूज नहीं किया, हमने तो भाड़े पे दे दिया था. हाँ, तो हमारे लिए 54B नहीं है. ही हिमसेल्फ और हिज पेरेंट्स डिड एग्री एक्टिविटी, बेसिक ऑपरेशन इन दैट. तो इट इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एचयूएफ ही हैज ट्रांसफर्ड अर्बन एग्रो लैंड which is used by him or his parents for agro purposes for at least 2 years. In that case यदि उसको कोई कैपिटल गेन होता है और उस कैपिटल गेन अमाउंट को, कितना अमाउंट को? कैपिटल गेन अमाउंट को यदि वो नए एग्रीकल्चरल लैंड में इन्वेस्ट कर देता है, भले वो अर्बन हो या रूरल हो, नया लैंड में भी अर्बन में भी रूरल, तो जितना अमाउंट उसने नए एग्रो लैंड में इन्वेस्ट किया उतने का उसको डिडक्शन मिल जाएगा, प्रोवाइडेड वो अमाउंट 2 साल के अंदर इन्वेस्ट कर दे. 2 years फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर. Time limit is 2 years from date of transfer. In case, meanwhile, जब तक 2 साल तक वो नया जमीन नहीं ले लेता तब तक वो पैसे सीजीडीए में रख सकता है. जितना अमाउंट सीजीडीए में इन्वेस्ट किया उतना अमाउंट डीम टू बी इन्वेस्टेड. सीजीडीए में तब तक पैसे डिपॉजिट करने हैं बाय ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न. यदि लेटर सीजीडीए मिसयूटिलाइज हुआ या अनयूटिलाइज रहा तो पुराना डिडक्शन रिवोक होकर आपका करंट ईयर का गेन मान लिया जाएगा. कौन सा गेन? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. यदि न्यू एग्रीकल्चरल लैंड आपने 3 साल के अंदर बेच दिया, लॉक-इन पीरियड इज 3 years. टाइम लिमिट इज 2 years, लॉक-इन पीरियड इज 3 years. If the new agro land is sold within 3 years, then earlier deductions shall revoke and subtracted from your COA. साथ में हूं. इस रिगार्ड में एक लूपहोल नजर आता है. यदि मैंने अर्बन एग्रो लैंड बेचा 5 करोड़ में, मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था 1 करोड़, मेरा कैपिटल गेन आ गया 4 करोड़. मैंने 4 करोड़ सीजीडीए में रख दिया, आपने मुझे डिडक्शंस दे दिया. फिर 4 करोड़ मैंने रूरल एग्रो लैंड में इन्वेस्ट कर दिया. आपने बोला ठीक है, द न्यू लैंड कैन बी अर्बन और रूरल, और मैंने तो पूरा डिडक्शंस मिल गया. 6 महीने बाद मैंने रूरल एग्रो लैंड बेच दिया. तो बताओ आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे ऐसे कैसे बेच देगा, लॉक-इन पीरियड है 3 साल. मैंने बोला चल वायलेट किया, क्या कर लेगा? तो आप बोलेंगे लॉक-इन पीरियड वायलेट करेगा तो पुराना डिडक्शंस रिवोक होके तुम्हारे सीओए से माइनस हो जाएगा. मैंने बोला न्यू रूरल लैंड के सीओए से माइनस कर ले, क्या हो जाएगा? न्यू रूरल लैंड पे तो कैपिटल गेन लगेगा ही नहीं.
क्योंकि रूरल लैंड तो कैपिटल एसेट होती नहीं है, रूरल एग्रो लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट। तो मैंने लॉ का वायलेशन कर दिया, लॉक इन पीरियड तोड़ दिया, लेकिन फिर भी मेरा कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगा। ये हल्का सा लूप होल है इसमें। ये जब हम लोग सम से करते हैं क्लास में तो बहुत जोर से समझ में आता है। आई होप यहां पे क्लियर ही है। 54B के बाद हम लोग किए 1037। 1037 is a section from exempted income chapter। उसमें बोला हुआ है सेम थीम, सेम फील है, इंडिविजुअल एचईएफ है, उसके पास एक अर्बन रूरल एग्रो लैंड है, क्योंकि रूरल एग्रो लैंड पे तो कैपिटल गेन नहीं लगता। अर्बन एग्रो लैंड है विच इज यूज बाय हिम और हिज पेरेंट्स फॉर एटलीस्ट 2 years फॉर एग्रो पर्पसेज। और वो एग्रो लैंड वो ट्रांसफर नहीं कर रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने उसकी वो लैंड कंपल्सरी एक्वायर कर ली। तो यदि गवर्नमेंट ने वो प्रॉपर्टी कंपल्सरीली एक्वायर कर ली तो 1037 में पूरी की पूरी इनकम एग्जेम्प्ट है। आपको 54B में कोई नया लैंड लेने की दरकार ही नहीं है। ठीक है, तो 1037 54B जुड़वा भाई है। 54B डिडक्शंस है और 1037 एग्जम्पशंस है। बात क्लियर? तो आपको डिडक्शंस और एग्जम्पशन में डिफरेंस भी क्लियर हुआ। $54D में आते हैं। 54D is applicable to all what you have transferred, that is industrial land and building. What is the nature of transfer? The industrial land and building is compulsorily acquired by government. 54B में तो बोलता है कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाए तो एग्जाम्प्टेड है, लेकिन 54EC में बोलता है कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया तो 54D का हम डिडक्शंस देंगे। यानी आप इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग बेचेंगे तो हमारे पास कोई सेक्शन नहीं है, 54D जैसा कोई सेक्शन नहीं है। 54D तभी एप्लीकेबल है जब आपकी इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्वायर कर लिया। तो ऐसे में जो भी आपका कैपिटल गेन कंप्यूट हुआ उतना अमाउंट आप न्यू इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दीजिए विद इन 3 years। तो जितना भी कैपिटल गेन का अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया उतने का आपको डिडक्शंस मिल जाएगा। इसमें भी सीजीडीए में पैसे डालने की सहूलियत है। आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के अंदर अंदर पैसे सीजीडीए में डाल दो, दैट अमाउंट इज डीम्ड टू बी इन्वेस्टेड। लेकिन यदि वो पैसा 3 साल के अंदर न्यू इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग लेने में यूज नहीं हुआ तो पुराना डिडक्शन रिवोक हो जाएगा और करंट ईयर का कैपिटल गेन मान लिया जाएगा। न्यू लैंड एंड बिल्डिंग पे वही 3 साल का लॉक इन पीरियड है। यदि 3 साल के अंदर आपने न्यू लैंड एंड बिल्डिंग को ट्रांसफर किया तो पुराना डिडक्शंस रिवोक होके आपके सीओए से माइनस हो जाएगा, न्यू एसेट के सीओए से माइनस हो जाएगा। 54B और D अच्छे सेक्शंस है, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछता। खास करके 54D तो एकदम नहीं पूछता। इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग गवर्नमेंट कहां कंपल्सरी एक्वायर करता है? किसी गवर्नमेंट की हिम्मत है इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग को कंपल्सरी एक्वायर कर लेगा? हमारी गवर्नमेंट इस बात को तो मानती है कि मंदिर, मस्जिद और इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग तीनों बहुत सेंटिमेंटल है, छूना नहीं है। इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग हमारी रोजी रोटी है सर, आप कैसे छू लोगे उसको? बहुत ज्यादा पॉल्यूशन का मामला हुआ तो हो सकता है गवर्नमेंट ले ले, अदरवाइज नहीं ले। अगला सेक्शन आता है 54EC। 54EC इज एप्लीकेबल टू ऑल। अभी तक आपने 54 किया था, दैट वाज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एचईएफ। 54B किया, दैट वाज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एचईएफ। 54D बहुत रेयर है, कंपल्सरी एक्विजिशन होता ही कहां है, खैर वो एप्लीकेबल टू ऑल था। और 54EC पर्टिकुलरली इज एप्लीकेबल टू ऑल। यदि आपकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, मे बी लैंड, मे बी बिल्डिंग, यदि आपकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट आपसे ले ले, सॉरी एप्लीकेबल टू ऑल, यदि आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो और उस ट्रांसफर से आपको कोई कैपिटल गेन होता है तो आप वो पैसे इन स्पेसिफाइड बॉन्ड में लगा दीजिए। जितना पैसा आप इन स्पेसिफाइड बॉन्ड में लगाएंगे उतने अमाउंट का आपको डिडक्शंस मिल जाएगा और ये पैसे आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे विद इन 6 years फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर। 6 years क्या बोल रहा हूं, 6 month फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर। क्या फीवर चढ़ रहा है, चल रहे हैं, समझ में आ रहा है मुझे। तो
6 months फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर आपको ये पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। जब टाइम लिमिट ही 6 मंथ्स दिया तो फिर सीजीडीए की दरकारी क्या है? तो सीजीडीए स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल। ये जो बॉन्ड है ना, इनको कई बार लॉन्ग टर्म बॉन्ड बोल के भी संबोधित किया जाता है, क्योंकि ये बॉन्ड 5 साल के होते हैं। 5 साल तक आप इन बॉन्ड को ना तो बेच सकते हो और ना मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। सब बेच नहीं सकते हो, मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्या अंतर? बेच नहीं सकते मतलब आप बेच नहीं सकते, यू कैन नॉट ट्रांसफर इट, और मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते मतलब आप इसे मॉर्गेज करके लोन नहीं ले सकते। यदि 5 साल के अंदर आपने प्रोविजन वायलेट किया, मतलब आपने इसे बेच दिया या मॉर्गेज कर दिया, तो आपका पुराना डिडक्शंस रिवोक होकर करंट ईयर का कैपिटल गेन मान लिया जाए। ठीक है, कौन कौन से बॉन्ड आपने बताया सर? नाही बॉन्ड, आरएसी नहीं, आरईसी है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन बॉन्ड है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नाही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आरईसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन बॉन्ड, पीएफसी पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बॉन्ड और आईआरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन बॉन्ड। हाँ जी, आरपीएफ कुछ नहीं, आरपीएफ यहां पे कोई आरपीएफ का कोई बॉन्ड ही नहीं होता, आरईसी है सर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन बॉन्ड। इसमें छोटा सा क्लॉज उन्होंने और डाल दिया कि आपको इस सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा डिडक्शंस मिलेगा 50 लाख। आप 50 लाख से ज्यादा इस बॉन्ड में इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते। एक ट्रांसफर के लिए, एक पर्टिकुलर ईयर के ट्रांसफर के लिए, एक साल के टोटल कैपिटल गेन की सेविंग के लिए आप इसमें 50 लाख से ज्यादा का अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इन बॉन्ड में सारे बॉन्ड मिला के 50 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपको डिडक्शंस 50 लाख तक ही मिलेगा। ठीक है, 54 ईसी, ईसी मतलब सी से यदि आप कॉल करेंगे तो कंपनी आपको याद आ जाएगा, कंपनी याद आते ही आपके दिमाग में आएगा कि ये तो सब पे एप्लीकेबल है। और ई फॉर सबको पता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, थोड़ा बुरा था लेकिन अच्छा था, ई फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो एप्लीकेबल टू ऑल। यदि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच के स्पेसिफाइड बॉन्ड लेते हो जिनका लॉक इन पीरियड 5 साल है, 6 महीने के अंदर आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, सीजीडीए स्कीम नहीं मिलेगा, और न्यू बॉन्ड को आप 5 साल तक ना तो बेच सकते हो और ना मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। यदि आपने किया तो पुराना डिडक्शंस रिवोक होकर करंट ईयर का एलटीसीजी मान लिया जाएगा। 54 ईसी वाइटल है। एक छोटा सा सम कराता हूं, बच्चे ने बोला था सर 54 पे सम करा दीजिए, मैंने इस पर बोला रुक जाओ यार, तो चलो उसकी बात मान लेते हैं। सपोज एच बोल के भाई साहब है, एच ट्रांसफर्ड हिज रेसिडेंशियल बिल्डिंग फॉर 12 करोड़। यार छोटे छोटे डेटा लेते ना मजा ही नहीं आता। फॉर 12 CR एज ऑन 7/7/21। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 CR ऑन 8/8/17। ठीक है, he invested in CGDA, invested in CGDA मतलब deposited in CGDA on 7/7/22 rupees 5 CR 3 CR and purchase Nahi bond 30 lakh on 8/8/21 and RIC bond 30 lakh on 2/2/88 क्या बोला था मैंने, 21 और 2/2/22 चलो 2/4/22 क्या लिया, रिक बॉन्ड। आपको बताना फाइन कैपिटल। एच ट्रांसफर्ड इज रेसिडेंशियल बिल्डिंग फॉर 12 CR ऑन 7/7/21, COA was 1 CR on 8/8/17 लिए उसने खरीदा था। He invested in CGDA on 7/7/22,
3 CR एंड परचेज नाही बॉन्ड 30 लाख का 8/8/21 को एंड रिक बॉन्ड 30 लाख का 2/4/22 को। आपको बोला जा रहा है फाइंड कैपिटल, साथ में करें, साथ में है सेल कंसिडरेशन बताओ। सो सेल कंसिडरेशन जितने में बेचा 12 CR, मैं डेटा लैथ्स में लेता हूं, हाँ 1200 लैथ्स। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक बार मान लू, हाँ एक बार मान लीजिएगा सर, कौन कैलकुलेशन करे। 1 CR ऊपर आएगा 21-22 और नीचे आएगा 17-18। सपोज ये माइनस लेके आया 150, हाँ ये आया आपका 1050। अब इसमें आपको कितना डिडक्शंस मिलेगा आपको बताना है। पहले 54 EC बता दो कितना, लाउडर। 30 लाख, 30 लाख, 60 लाख, 50 लाख। ऑप्शंस आर 30, 60, 50। वर्चुअल वालों आप भी लिख सकते हो, आई ट्रीट यू एज स्टूडेंट ऑल्सो। आप हमारे असल टच में नई भाषा आई है, उसकी भाषा है, जब तक ये सोचे तब तक थोड़ा टाइम पास कर रहा हूं। उसका नया भाषा आया है, हाँ क्या भाई साहब क्या हुआ आंसर? हाँ नहीं, आंसर इस 60 तो ही नहीं सकता दादा, बहुत ही पूरा, क्योंकि 54 EC में 50 से बेसिक का डिडक्शन तो मिलता ही नहीं है, तो 60 तो आउटराइट रिजेक्टेड है। अब ऑप्शन था 30 और 50 एंड आंसर इज 30 लाख। क्यों? क्योंकि आपको नए बॉन्ड में इन्वेस्ट करना था पैसा विद इन 6 मंथ। आपने एसेट ट्रांसफर किया था 7/7/21, ये वाला तो आपने 1 महीने के अंदर ले लिया 8/8/21, और ये आपने लिया 2/4/22 को, मतलब मोटा मोटी 9 महीने बाद। तो विमल जी आपको डिडक्शंस 30 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। और कुछ है क्या? सम ओवर हो गया कि और कुछ है? उसने CGDA में पैसे डाले 3 करोड़, तो छोड़ना जाना है या कोई फायदा नहीं है क्या? सिंस उसने रेसिडेंशियल बिल्डिंग ट्रांसफर किया, सिंस वो एच से है, इसलिए 54 उसके ऊपर एप्लीकेबल है, ही इज इंडिविजुअल। हाँ तो CGDA में डाल दिया ना पैसा, अमाउंट डिपॉजिटेड इन CGDA इज डीम्ड टू बी इन्वेस्टेड। तो 54 में उसको अभी तो डिडक्शन हम दे देंगे 3 करोड़। अगले साल क्या होगा अल्लाह जाने, क्या होगा आगे, ये अल्लाह जाने क्या होगा रे, ये मौला जाने क्या होगा रे। समझ गया? ठीक है, यानी आपको इससे एक मैसेज और मिला कि एक इंडिविजुअल को एक साथ कई डिडक्शंस भी मिल सकते हैं इफ इज क्वालिफाइड। वर्चुअल वालों यार थोड़ा ईयर प्लग बाहर कर लो, क्योंकि अब ये छिड़ा है ना, ये डिस्टर्ब करेगा मुझे और मुझसे ज्यादा तुम्हें। थोड़ा सा ईयर प्लग बाहर कर लो, मैं भी थोड़ा सा इसको हाथ में ले लेता हूं। कहां पहुंचे? 54 EC। अब हम लोग आ गए 54 F में। अच्छा, इसमें यदि कंपनी होता तो क्या हो जाता? एच लिमिटेड हो जाता तो क्या होता? यह हट जाता। ठीक है, और यदि ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग की जगह कमर्शियल बिल्डिंग हो जाता तो क्या होता? एच तो HC है, HC जगह HC है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग की जगह कमर्शियल बिल्डिंग हो जाता तो क्या होता? हाँ 54 EC मिलता, क्योंकि 54 EC में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग या कमर्शियल बिल्डिंग, लेकिन 54 में चला के बोला हुआ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, तो यहां पे ये फिर 54 एप्लीकेबल नहीं होता। यदि रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो उसने बेचा इन इंडिया की जगह इन USA होता तो क्या होता? ये जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग उसने बेचा वो यदि इन इंडिया की जगह इन USA होता तो क्या होता? आई एम वेटिंग फॉर द वर्चुअल स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स। आई रिपीट, जो प्रॉपर्टी आपने बेचा वो यदि इन इंडिया की जगह इन USA होता तो इस सब में आपके आंसर में क्या वेरिएशन आता? H ट्रांसफर्ड हिज रेसिडेंशियल बिल्डिंग लोकेटेड इन USA फॉर 12 CR। बाकी सारे डेटा सेम है,
क्या फर्क पड़ता? तो आंसर इज, वर्चुअल वालों ने नहीं जवाब दिया, एंड आंसर इज कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर रहे हो कहीं पे भी लोकेटेड हो सकती है, जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो दैट मस्ट बी इन इंडिया। आगे बढ़ते, लाउडर वापस से बोलिए। डिडक्शंस कभी भी आपके गेन से ज्यादा नहीं हो सकता मैडम। डिडक्शंस का जब प्रोविजन चलता है ना, तो ऐसे बोलते हैं कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लोअर। ठीक है, वो मुझे लगा कि बहुत इंप्लाइड है इसलिए मैंने बोला नहीं। चलो 54 इसी के बाद हम लोग आते हैं 54F में। 54F what is it? 54F is again applicable to individual HUF. What you have transferred? You have transferred any long-term capital asset, excluding residential house property. You are individual HUF, you are transferring any long-term capital asset, excluding residential house property, and you are acquiring your first और सेकेंड रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। यानी जिस दिन आपने नया घर लिया उस दिन या तो आपके पास एक भी घर नहीं था या फिर आपके पास सिर्फ एक घर था, देन यू आर एलिजिबल फॉर 54F। द टाइम लिमिट फॉर एक्विजिशन, टाइम लिमिट फॉर परचेज इज 2 years फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर, एंड टाइम लिमिट फॉर कंस्ट्रक्शन इज 1 year बैकवर्ड एंड 3 गलत बोल रहा हूं। Time limit for purchase is 1 year backward and 2 years forward, and time limit for construction is 3 years। यही time limit 54 में भी थी। कंस्ट्रक्शन के लिए टाइम लिमिट है 3 years forward, यानी द कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 3 years फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर। परचेज के लिए टाइम लिमिट है द परचेज मस्ट बी मेड विद इन 2 years फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर और 1 year बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर। ये 54 में भी है, 54F में भी है। यदि आप कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेच दो अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और यदि आप अपना एक नया रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद तो इन इंडिया, नया हाउस प्रॉपर्टी खरीद तो इन इंडिया, तो फिर आपको डिडक्शंस मिलेगा प्रोपोर्शनेट। जितना अमाउंट आपने न्यू हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया इन कंपैरिजन टू नेट सेल कंसिडरेशन, उतने का आपको डिडक्शंस मिल जाएगा। लिटरली डिडक्शन शैल बी लोअर ऑफ 2 कैपिटल गेन और कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन। इन दोनों में से जो लोअर है उतने का आपको डिडक्शंस मिलेगा। जब इतनी लंबी लंबी टाइम लिमिट है 2 साल 3 साल, तो सीजीडीए स्कीम इज एप्लीकेबल। लेकिन इन केस सीजीडीए मिस यूटिलाइज हो गया या अनयूटिलाइज रह गया, या फिर आपने नए घर को 3 साल के अंदर बेच दिया, या फिर 3 साल के अंदर आपने कोई नया घर कंस्ट्रक्ट कर लिया, या 2 साल के अंदर नया कोई घर परचेज कर लिया, इसके अलावा एक प्रॉपर्टी तो खरीदना अलाउड ही था, वो तो खरीदा, उसने तो डिडक्शंस दिया, लेकिन वैसे ही 2 ले लिया, तो इसमें 54 जैसा कोई रिलैक्सेशन नहीं है कि 2 CR तक गेन है तो 2 प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। इसमें आपने दूसरा प्रॉपर्टी लिया तो पहला प्रॉपर्टी का भी डिडक्शंस हट जाएगा। अंतर है 54 और 54F में अंतर है। बहुत प्यार से वो अंतर समझना पड़ेगा। थोड़ा टाइम देता हूं, थोड़ा धीरे होता हूं। दोनों सेक्शन इंडिविजुअल HUF पे एप्लीकेबल है। दोनों में आपको बेचना अलग अलग चीज है, एकदम अलग चीज है। इसमें आपको बेचना है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी और इसमें आपको बेचना है एनीथिंग अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। और इसमें आपको क्या बेचना है? एनी अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। इसमें भी एसेट होनी चाहिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, इसमें भी होना चाहिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। मैं
ये मार्क कर दूं ताकि आपको ध्यान रहे, ये डिफरेंस है। यहां पे आपको हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में लेना है, यहां पे आपको हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में लेना है, यहां पे भी आपको हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में लेना है। इतनी सिमिलैरिटी है कि वही परेशान करता है। यहां पे भी आपको एक हाउस प्रॉपर्टी लेना है, यहां पे भी आपको एक हाउस प्रॉपर्टी लेना है, लेकिन यदि यहां पे आप दो हाउस प्रॉपर्टी ले लेते हो तो कोई बिजली नहीं गिर पड़ेगी। दो में से कोई एक का आपको डिडक्शंस मिल जाएगा, एक का नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आपने यहां पे दो हाउस प्रॉपर्टी ले लिया ना तो बिजली गिर जाएगी, क्योंकि आपका डिडक्शंस रिवोक हो जाएगा। इफ यू परचेज टू हाउस प्रॉपर्टी एट ए टाइम तो नो डिडक्शंस। इफ यू परचेज वन हाउस प्रॉपर्टी आफ्टर 6 months यू परचेज अनदर हाउस प्रॉपर्टी। लॉ बोल रहा क्या हो रहा है ये, हटा डिडक्शंस, हटा इसका, आपका डिडक्शंस रिवोक हो जाएगा। फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर you need to purchase within 2 years new house property and you need to construct within 3 years new house property, but that should be one only. From date of transfer, if you purchase another house property apart from new house property, another house property you purchase, or from date of transfer within 3 years you constructed another house property, तो लॉ बोला अनदर हाउस प्रॉपर्टी कहां से आया, पुराना डिडक्शंस भी रिवोक करके आपका रिवोकेशन ईयर में कैपिटल गेन मार देगा। डिफरेंस है ये टू हाउस प्रॉपर्टी का डिफरेंस है। टू हाउस प्रॉपर्टी कैन नॉट। डिडक्शन से एक का दूंगा तो क्या हुआ, तुम दो हाउस प्रॉपर्टी ले सकता है भाई, एक का डिडक्शन दूंगा एक का नहीं दूंगा, परंतु यहां तो तुम ले ही नहीं सकते। यहां पे तो फिर भी रिलैक्स किया है, यहां तो फिर भी रिलैक्स किया है। यदि आपका कैपिटल गेन 2 CR के अंदर है ना तो आप दो हाउस प्रॉपर्टी का भी ले सकते हो। हाँ तो ये पॉइंट इसी तो सोचते भी नहीं है तो ऐसा। हाँ यहां पे डिडक्शन है ना, आपको मिलेगा कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लोअर। और यहां पे आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, कैपिटल गेन अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन इनटू कैपिटल गेन, प्रोपोर्शनेट डिडक्शंस whichever is lower. यहां पे रिवोकेशन के 3 रीजन है, CGDA मिसयूटिलाइज, CGDA अनयूटिलाइज और न्यू हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड विद इन 3 years। यहां पे रिवोकेशन के 4 रीजन है, CGDA मिसयूटिलाइज, CGDA अनयूटिलाइज, न्यू हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड विद इन 3 years, अनदर हाउस प्रॉपर्टी परचेज विद इन 2 years और 3 years। परचेस ले 2 years, कंस्ट्रक्शन ले 3 years। इसको एक बार CMA इंस्टीट्यूट ने बड़े खतरनाक तरीके से पूछा। उन्होंने पूछा कि नॉर्मली CMA इंस्टीट्यूट पता नहीं क्यों ऐसे पूछता है, बच्चे बेचारे ऐसे उनके मासूम होते हैं, उनको पकड़ के और पूछ लेता है। बोलते नॉर्मली कैपिटल गेन लगता है सेल करने पे, एक केस बताओ जब कैपिटल गेन लगता है परचेज करने पे। पहली बुझा दिया। एंड दिस इज द आंसर। दिस इज द केस 54F का एक केस है, जब आप एक हाउस प्रॉपर्टी के बाद एक और हाउस प्रॉपर्टी ले लेते हो, परचेज कर लेते हो, तो पुराना डिडक्शंस रिवोक होकर करंट ईयर का कैपिटल गेन हो जाता है। तो यहां पे परचेज करने पे कैपिटल गेन हो जाता है। हाँ आई होप 54 और 54F में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। परचेस कर लिया तो डिडक्शंस मिल गया आपको, परचेस कर लिया डिडक्शंस आपको मिल गया। अब क्या हुआ आगे बताइए। अरे परचेस कर लिया फिर कंस्ट्रक्ट किया, मतलब नहीं समझा। यू ट्रांसफर्ड ज्वेलरी एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल, यू गेन अ कैपिटल गेन ऑफ 5 CR। अब आपने क्या किया, 2 साल के अंदर एक प्रॉपर्टी परचेज कर लिया, सपोज 2 CR का, आपको प्रोपोर्शनल डिडक्शंस मिल गया। अब आपने क्या किया ये बताओ थोड़ा। ये बोलना चाह रही थी लैंड परचेज कर लिया, कंस्ट्रक्शन 4 साल बाद हुआ, डिडक्शंस नहीं मिलेगा। कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 3 years, एक पैसे का डिडक्शंस नहीं मिलेगा।
हम लोग आ गए 54F से बाहर और चल दिए अपने नेक्स्ट सेक्शन में। अगले सेक्शन का नाम है 54G। 54G में 54G में कहा हुआ है कि यदि आप अपने बिजनेस को अर्बन एरिया से नॉन अर्बन एरिया में शिफ्ट कर रहे हो, आप कोई भी एसएससी हो, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, आप अपने बिजनेस को अर्बन एरिया से नॉन अर्बन एरिया में शिफ्ट कर रहे हो और इस शिफ्टिंग पर्पज लिए आपको लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी सेल करना पड़ा। ऑब्वियसली बिजनेस ऐसे शिफ्ट हो जाए, फैक्ट्री के नीचे पहिए थोड़ी जो खींच के ले जाएंगे, यहां पे फैक्ट्री बेचेंगे, वहां पे फैक्ट्री खरीदेंगे, शिफ्टिंग। तो यदि आपने अपना बिजनेस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अर्बन एरिया से नॉन अर्बन एरिया में शिफ्ट किया, बिजनेस नहीं, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अर्बन से नॉन अर्बन एरिया में शिफ्ट किया, उस चक्कर में आपको लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी बेचना पड़ा और बेच के आपने न्यू लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी खरीदा या तो शिफ्टिंग एक्सपेंडिचर किया, तो जितना भी पैसा आपने न्यू लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी या शिफ्टिंग एक्सपेंडिचर में इनकर किया, पूरा का डिडक्शंस मिल जाएगा टू द मैक्सिमम ऑफ कैपिटल। और इसलिए हमने टाइम भी भर भर के दी है, 8 साल बैकवर्ड, 3 साल फॉरवर्ड। डेट ऑफ ट्रांसफर के 8 साल के अंदर आप खरीद सकते हो, डेट ऑफ ट्रांसफर के 3 साल अंदर आप खरीद सकते हो। सीजीडीए स्कीम तो होना ही है क्योंकि 3 साल की टाइम लिमिट है। और रिवोकेशन की वही 3 बातें जो 54 में बोली हुई थी। यदि सीजीडीए मिसयूटिलाइज या अनयूटिलाइज हुआ तो पुराना डिडक्शंस रिवोक होकर करंट ईयर का कैपिटल गेन मान लेंगे। और यदि सीजीडीए और न्यू एसेट 3 साल के अंदर बेच दिया, न्यू एसेट 3 साल के अंदर बेच दिया तो पुराना डिडक्शंस रिवोक होकर न्यू एसेट के सीओए से माइनस हो जाएगा। हाँ 54G तो खास वाइटल नहीं, इसलिए बस प्यार से समझा दिया। 54G 54G का जुड़वा भाई है, सेम। बस यहां पे बिजनेस आपको इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को अर्बन एरिया से नॉन अर्बन एरिया में ले आना है और यहां पे आप अपने बिजनेस को सेज नॉन सेज से हम लोग नॉन सेज को प्यार से डीटीए बोलते हैं, डीटीए से सेज में ले जा रहे हो। डीटीए मतलब डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। इफ यू आर शिफ्टिंग योर बिजनेस फ्रॉम डोमेस्टिक टैरिफ एरिया टू सेज तो आपको 54G का डिडक्शंस मिल जाएगा। सारी की सारी बातें सेम है। मुझे 1-2 टॉपिक तो याद है जो मैंने नहीं कराया, जैसे 855A मैंने नहीं कराया, रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर, रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर। आप पूरे कैपिटल गेन चैप्टर में कई बार ऐसा पढ़ोगे कि फेयर मार्केट वैल्यू, जैसे लिक्विडेशन में कंपनी अपनी एसेट शेयर होल्डर को दे दे तो शेयर होल्डर के हाथ में सेल कंसिडरेशन क्या माना जाएगा? उस एसेट का फेयर मार्केट वैल्यू। 1401 के पहले की एसेट है तो कॉस्ट क्या लेंगे? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1401। कई बार भर भर के ऐसे एग्जाम्पल है। गवर्नमेंट ने कंपलसरी आपकी जमीन एक्वायर कर ली और आपको जमीन के बदले में नया जमीन दे दिया, तो सेल कंसिडरेशन आप क्या मानेंगे? जो नया जमीन दिया उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। तो फेयर मार्केट वैल्यू के यूज कैपिटल गेन में कई बार हुआ है। अब प्रश्न आता है फेयर मार्केट वैल्यू कौन डिसाइड करेगा? तो लॉ बोलता है कैपिटल गेन जिम्मेवारी आपकी है सर, एसएससी हे एसएससी कंप्यूट करके लेके आना तुम्हारी जिम्मेवारी है, हमारा काम उसको वेरीफाई करना, असेस करना। तो तुम लेके आओ वैल्यूएशन। तो भैया हम वैल्यूएशन करवा लाए। यदि आपने वैल्यूएशन किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर से कराया है, यदि आपने वैल्यूएशन किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर से कराया है और डिपार्टमेंट को फेयर मार्केट वैल्यू में थोड़ा सा भी डिफरेंस लगा, डिपार्टमेंट कैन रेफर द मैटर टू वैल्यूएशन ऑफिसर। ये वैल्यूएशन ऑफिसर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स है जो स्पेसिफिक है, जिनका काम सिर्फ वैल्यूएशन का है। वो असेसमेंट नहीं करते, वो सिर्फ वैल्यू डिटरमाइन करते। और यदि आपने वैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर से नहीं कराया, आपने अपने आप किया है, मतलब छोटी मोटी वैल्यू होती है, छोटी मोटी चीज होती है,
तो यदि डिपार्टमेंट को डिफरेंस फील हो 25,000 से ऊपर का या 15% से ज्यादा का डिफरेंस फील हो, आपने जो बोला फेयर मार्केट वैल्यू है उसमें मुझे लगता है 15% से ज्यादा डिफरेंस है, तुम बोल रहे हो फेयर मार्केट वैल्यू 3 लाख, हमको लगता है फेयर मार्केट वैल्यू 350, 15% से ज्यादा का डिफरेंस है ना, तो हम तुम्हारा मैटर वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर सकता है। तो 25,000 या 15% का डिफरेंस फील हो जाए, विचएवर इज लोअर, डिफरेंस फील हो जाए तो वो मामला वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर देगा। दोनों में से कुछ भी हुआ तो वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर देगा। या डिपार्टमेंट को लगता है यहां पे जरूरी है वीओ को रेफर करना, तो वीओ को रेफर कर देगा, वीटो पावर है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है तो आपको 15% और 25% याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 15-25 याद करना बहुत आसान है, सेक्शन 55 है, 1-2 बैठा देना और क्या है, या 15% हो जाए फिर 25,000 हो जाए, ठीक है। आई होप मैंने पूरा कैपिटल गेन, ऑलमोस्ट पूरा कैपिटल गेन, पूरा तो कैपिटल गेन कभी होता ही नहीं है क्योंकि कैपिटल गेन में वैरायटीज अनलिमिटेड है, फिर भी मुझे लगता है कि मैंने सब्सटेंशियल कैपिटल गेन कवर अप कर लिया, ठीक है।